अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एमडी कैट प्रिपरेशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है इसको पूरा कंप्लीट कवर करेंगे और जितने भी पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे आप लोगों को इस लेक्चर में करवाए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का यूनिट 8 है और ये एमडी कैट 2025 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उनके पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रीमियम बैच है एमडी कैट 2025 की प्रिपरेशंस के लिए वो जुलाई के एंड पे स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप लोग एक प्रॉपर वे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पहले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि कूलम्स लॉ है। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को ये जो टॉपिक्स होंगे इनको पास पेपर्स के क्वेश्चंस के थ्रू इनके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। आप लोगों ने बहुत ज्यादा एक्टिव होकर इस लेक्चर को सुनना है, एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर है वो टाइमली आप लोगों को मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये आप लोगों के सामने आपको पता है कूलम्स लॉ बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ के साथ कंसिस्टेंट होता है। ये हमारे पास Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब मेरा बेटा Q1 Q2 पे जो फोर्स लगा रहा है आप देख सकते हैं हमारे पास वो F21 है, और इसी तरह बदले में Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है जो कि F12 है। अब ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं मगर इनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं अपोजिट है। Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाई, Q2 भी उतनी फोर्स ही Q1 पे लगाएगा। मगर ये दोनों फोर्सेस अगर आप गौर करें तो दोनों चार्जेस को मिलाने वाली आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है। इधर भी इन दोनों Q1 Q2 चार्जेस को मिलाने वाली डॉटेड लाइन नजर आ रही है। तो मेरे बेटा याद रखें जो कूलम फोर्स होती है ना, चाहे Q1 Q2 पे लगा रहा हो जो कि F21 है, या Q2 Q1 पे लगा रहा हो जो कि F12 है, ये जो कूलम फोर्स है ये एक्ट करती है अलोंग दी लाइन, उस लाइन के अलोंग जो दोनों चार्जेस को आपस में जोड़ती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, तो जो कूलम फोर्स है वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, चाहे ये इस इधर को फोर्स लगे या इधर को लगे। तो कूलम फोर्स मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है हमेशा एक्ट करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस वो वाले चार्जेस होते हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब मेरे बेटा याद रखें कूलम फोर्स हमेशा उस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी जो दो चार्जेस को ज्वाइन करेगी। कभी भी कूलम फोर्स इस लाइन के परपेंडिकुलर नहीं एक्ट करेगी, वहां पे जीरो होगी या इससे आगे पीछे एक्ट नहीं करेगी। अब मेरा बेटा आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, कूलम फोर्स का भी हमें फार्मूला पता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर का स्क्वायर। मेरे बेटे जो कूलम फोर्स होती है वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और कूलम फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे कूलम फोर्स कम हो जाएगी, चार्जेस दोनों का मैग्नीट्यूड डबल कर देंगे, ये भी डबल ये भी डबल, डबल डबल से मल्टीप्लाई होकर कूलम फोर्स 4 टाइम हो जाएगी। और ये हमारे पास जो के है ये कूलम कांस्टेंट है। के मेरा बेटा आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/4 पाई ई नॉट। ठीक है, 1/4 पाई ई नॉट, ये आप लोगों ने के का वैल्यू बेटा याद रखना है। और अगर आप ये पाई और ई नॉट 8.85 10⁻12 होता है। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इनकी आप वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो के का वैल्यू याद रखें 9 × 10⁻9। अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सारा समझा रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट भी याद रखें। तो अब ना मेरे बेटे यहाँ पे मैं एक और आपको चीज बताता हूँ, कुछ होते हैं मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, कुछ होते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये जो के है ना ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है, मीडियम के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स एयर में और होगी, वही दो चार्जेस उठा के वाटर में रख दो कूलम फोर्स कम हो जाएगी, मतलब के की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये के मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट है। कुछ कॉन्स्ट जिस तरह स्पीड ऑफ लाइट है आपने पढ़ी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वो भी मीडियम डिपेंडेंट है। वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो उसकी वैल्यू एयर या वैक्यूम में है, वही लाइट जो है जब आप ग्लास में से पास करवाएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। जो कैपिटल जी है ना ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हर जगह फिक्स रहती है और ये प्लेनेट की ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। बहरहाल मैं अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आता हूँ। ये की फैक्ट था, कूलम फोर्स हमेशा एक्ट करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। अब आप ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या था, इफ टू चार्जेस ए Q1 है Q2 है आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन ए बी, फॉर एग्जाम्पल इस तरह स्ट्रेट लाइन ए बी में पड़े हुए, द कूलम फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी।
तो मेरे बेटा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, तो इधर दो चार्जेस पड़े हुए हैं और ये इनको मिलाने वाली लाइन है। तो वो कहता है इस लाइन के परपेंडिकुलर कूलम फोर्स क्या होगी। तो आप मतलब बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। 99% बच्चों ने ये लगा देना था कि Q1 Q2 और आर स्केयर कूलम फोर्स का फार्मूला ये होता है जो ये होगी। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कूलम फोर्स है वो सिर्फ एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। इस लाइन के परपेंडिकुलर या आगे पीछे ये फोर्स एक्ट नहीं करती, जीरो होगी। तो जीरो इसमें ऑप्शन ही नहीं, तो नन ऑफ दीज। उस लाइन को जो दो चार्जेस को मिला रही है उसके परपेंडिकुलर कूलम फोर्स एक्ट ही नहीं करती। ये आपकी बुक की लाइन है, कूलम फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। तो ये मेरे बेटा अब आप देख सकते हैं इस तरह आप लोगों की एक एक मतलब बुक में से एक एक लाइन में से किस तरह क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरह से आप लोगों ने चीजें करनी है। इसलिए मेरे बेटा याद रखें कि ये जो लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो भी आपका प्रोविंस है, सिंध है, केपी के है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, इन लेक्चर्स के बाद आप फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। तमाम प्रोविंसेस की शॉर्ट लिस्टिंग इसमें मौजूद है, हर तरह का कॉन्सेप्ट इसमें कवर है। जो ये हार्ड क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत टाइप होगी ना, इसी ने आपका मेरिट बनाना है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखें। आगे वो कहता है फोर चार्जेस हैं वो प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल, देन कूलम फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी मिनिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। मेरे बेटे याद रखो, रेक्टेंगल में सबसे पहले तो आपको कूलम फोर्स मिनिमम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कूलम फोर्स मिनिमम उस वक्त होगी जब दो चार्जेस के दरमियान मेरा बेटा डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। आर ज्यादा होगा तो कूलम फोर्स क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशन है। अब मेरे बेटा अब देखो, अब ये रेक्टेंगल के कॉर्नर पे चार्जेस पड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा चार्जेस में डिस्टेंस उनमें होगा जो डायगोनल के अलोंग पड़े होंगे। जैसे अब ये Q1 और Q4 में ज्यादा डिस्टेंस है, और इसी तरह Q2 और Q3 का ज्यादा डिस्टेंस है क्योंकि ये डायगोनल के अलोंग पड़े हुए हैं। इनके दरमियान भी डिस्टेंस कम है, इसी तरह Q2 Q4 में भी डिस्टेंस कम है, Q1 Q3 में भी डिस्टेंस कम है, एज कंपेयर टू ये जो डायगोनल्स के अलोंग पड़े हुए हैं। तो जिन दो चार्जेस में डिस्टेंस ज्यादा होगा उनमें कूलम फोर्स मिनिमम होगी, कम होगी। तो अब ये कौन से पेयर बने हैं, Q2 और Q3। तो Q2 Q3 तो इधर ऑप्शन में है ही नहीं। हाँ, Q1 और Q4 भी डायगोनल के अलोंग है, इनके दरमियान भी डिस्टेंस ज्यादा होगा और कूलम फोर्स मिनिमम होगी। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। ठीक है, कूलम फोर्स में से आपको पता लग रहा है ना कि ये किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह हमने लेके चलना है इसको। आगे मेरे बेटा वो कहता है कि द फोर्स, अभी ये मैं आपको कूलम्स लॉ की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। दो न्यूट्रॉन के दरमियान जो कि 1 सेंटीमीटर के फासले पे पड़े हैं, कूलम फोर्स कितनी है। तो मेरे बेटा कूलम फोर्स के फार्मूला में दोनों चार्ज पार्टिकल्स होने चाहिए। ठीक है, Q1 Q2 दोनों पे चार्ज होना चाहिए। न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता, तो ये जीरो जीरो जब चार्ज पुट करेंगे तो कूलम फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, तो चार्ज होना जरूरी है। आगे वो कहता है इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस। तो मेरे बेटा याद रखो, अब से दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये फॉर एग्जांपल दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और दो प्रोटॉन पड़े हैं, दोनों में डिस्टेंस सेम है। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज भी सेम होता है, सिर्फ उनका साइन अपोजिट होता है। और कूलम फोर्स के फार्मूला में तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन हो या दो प्रोटॉन हो, अगर वो सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं तो उनको पे कूलम फोर्स भी मेरा बेटा सेम होगी। ये वाली बात अब आप लोगों ने नोट रखनी है, समझ के रखनी है। ठीक है, के तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। अब ये आगे हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपकी बुक में एक टेबल भी बना हुआ है, इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेरे बेटा ये टेबल अगर आप देखो ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो वैक्यूम के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है और एयर के लिए 1.0006 होता है। इसी तरह बेंजीन, जर्मीनियम, वाटर, इन सब के लिए आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू किसके लिए होती है, वाटर के लिए। मिनिमम किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए या एयर के लिए। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली कंपैरिजन करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का, जब उन दोनों के दरमियान मीडियम हमारे पास एयर हो, या एयर के अलावा दो चार्जेस में कोई और मीडियम रख दें तो कूलम फोर्स में कितनी कमी होती है। ये चीज हमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER बताता है। मेरे बेटा याद रखो, अब ये टेबल आपके सामने शो किया है, मिनिमम वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 1 है, 1 से कम नहीं हो सकती। तो इस अल्फा ऑप्शन में देखो -1 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, ये तो 1 से कम हो ही नहीं सकती। 1 मिनिमम वैक्यूम के लिए, ये भी 0.5 1 से कम है, ये
भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं हो सकती, जीरो भी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम तो इसकी वैल्यू 1 होती है। हाँ, 2.4 हो सकती है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर होगा, 1 से छोटी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। तो यही क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये मेरा बेटा देखो, इस तरह से आप लोगों ने चीजें करनी है, समझनी है, तो फिर आपसे होंगी, ठीक है। अब मीडियम का क्या इफेक्ट होता है कूलम फोर्स पे, हमें पता है कूलम फोर्स जब दो चार्जेस में मीडियम एयर होगा तो 1/4 पाई E0 Q1 Q2/R का स्क्वायर है मेरा बेटा। अब ये तो एयर की मौजूदगी में है, अगर कोई और मीडियम आप एयर के अलावा रख देते हैं तो उसका भी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ER साथ आ जाएगा। अब ये 1/ER अगर मैं सेपरेट करूं तो ये दोबारा से अगर आप देखें तो ये एफ एयर आ गई। एफ एयर की ये वैल्यू थी ना 1/4 पाई E0 Q1 Q2/R स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं एफ एयर पुट कर दूंगा, ये देखें। तो ये वाला फार्मूला मेरा बेटा याद रखें, ये रिलेशन है जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर, जब दो चार्जेस के दरमियान कोई और मीडियम होगा एयर के अलावा तब फोर्स को एफ मीडियम कहते हैं, और जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर होगी तो तब कूलम फोर्स दो चार्जेस में जो होगी उसको एफ एयर कहेंगे। यहाँ से ई यार ये रिलेटिव परमिटिविटी जो मैं आपको बता रहा था कि ये दो फोर्सेस की रेशियो है, जब कूलम फोर्स दो चार्जेस में जब मीडियम एयर होगा या दो चार्जेस में एयर के अलावा कोई मीडियम होगा, याद रखें एफ एयर हमेशा एफ मीडियम से ग्रेटर होगी। जाहिर है जब दो चार्जेस में मीडियम एयर है तो मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, आप एयर की जगह रबर रख देते हैं तो कूलम फोर्स कम हो जाएगी। तो मेरा बेटा ये रिलेशन याद रखो, इसमें से क्वेश्चंस आने हैं जो मैं आप लोगों को एरो बना रहा हूँ, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिलेशन, इट इज द रिलेशन बिटवीन द कूलम फोर्स व्हेन द मीडियम, कोई और मीडियम उनके दरमियान होगा और या उनके दरमियान कोई एयर मीडियम हो, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखें, वो कहता है दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनको दरमियान वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। तो F एयर हमारे पास F है, जब दो चार्जेस में एयर है या वैक्यूम है उस वक्त जो फोर्स है वो F है, ठीक है। इफ अ मीडियम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, अब ER भी उसने बता दिया, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को K से भी लिखते हैं और ER से भी लिखते हैं, ठीक है। इज इंट्रोड्यूस अराउंड देन द फोर्स विल, अब F मीडियम की मौजूदगी में फोर्स पूछ रहा है, तो F एयर और F मीडियम का ये रिलेशन था। वैक्यूम वाली उसने एफ फोर्स एफ दी हुई थी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने 4 दिया हुआ था, और एफ मीडियम हमारे पास आ गई F/4। तो इज इट क्लियर? मतलब ये कि मेरा बेटा फार्मूलाज आपको आते होंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और मेरा बेटा इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को हर तरह का कॉन्सेप्ट दे दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग जब ये चैप्टर करेंगे तो आप लोग जब ये मेरा लेक्चर सुनेंगे तो इसके बाद आप लोगों को कोई किसी किस्म की भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको आता नहीं होगा, हर तरह का कॉन्सेप्ट कवर होगा। बुक की इंफॉर्मेशन से लेके तमाम प्रोविंसेस की शॉर्ट लिस्टिंग से लेके जो अंदर हिडन कॉन्सेप्ट्स होते हैं मुश्किल वाले, वो सारे कवर होंगे। अब आगे वो कहता है कि एक चार्ज क्यू है, उसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, तो कूलम फोर्स उन दो पार्ट्स में मैक्सिमम कब होगी? मेरा बेटा याद रखना, मैं आपको ऐसे मिसालता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 10 कूलम का चार्ज है, मैं इसके दो पार्ट कर देता हूँ। 5 कूलम के भी मैं दो पार्ट कर सकता हूँ मेरा बेटा, एक पार्ट में 6 कूलम का, एक मैं 4 का कर सकता हूँ, एक पार्ट में 7 और 3 का कर सकता हूँ, मैं 8 और 2 का मेरा बेटा कर सकता हूँ, मैं 9 और 1 के दो पार्ट कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ दोनों इन पांचों केसेस में प्रोडक्ट पार्ट्स की कब मैक्सिमम है? 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो मेरा बेटा इधर क्या आंसर आएगा? 25। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो मेरा बेटा, क्या आंसर आएगा? 24। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो मेरा बेटा, क्या आंसर आएगा? 21। मतलब मैं आपको पॉइंट क्या समझा रहा हूँ कि कोई भी एक चार्ज है ना, अगर आप उसके दो इक्वल पार्ट करोगे तो फिर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, फिर प्रोडक्ट क्या होगी? मैक्सिमम। तो अब आप देखो, अगर आपके पास ये एक क्यू चार्ज है तो इसकी दरमियान कूलम फोर्स कब मैक्सिमम होगी? जब आप इसके दो इक्वल पार्ट करो, यानी एक भी Q/2 का पार्ट हो और दूसरा भी Q/2 का पार्ट हो, उस वक्त इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है मेरा बेटा। जैसे मैंने कहा था कि अगर 10 कूलम का चार्ज है, अगर उसको 5 5 कूलम के दो पार्ट करें तो उस दोनों पार्ट्स की प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी, इसके अलावा कोई भी दो पार्ट करोगे प्रोडक्ट मैक्सिमम नहीं होगी। अब आप देखो, जब 5 5 के दो पार्ट किए थे तो 25 आंसर आया था, बाकी इसके अलावा जो दो पार्ट किए हैं किसी का भी 25 आंसर नहीं आया, उससे कम आए हैं। तो जब भी कभी वो आपको कहता है ना कि ये एक चार्ज है, इसको किस तरह से दो पार्ट करें कि उन दो पार्ट के दरमियान कूलम फोर्स मैक्सिमम हो, तो आपने उनको इक्वली डिवाइड करना है। अब क्यू चार्ज है तो उसकी इक्वली डिवाइड करें Q/2 तो जब इस तरह हम दो इक्वल पार्ट करेंगे तो इनके दरमियान जब हम कूलम फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो वो मैक्सिमम होगी। अब इससे ज्यादा आसान वे से मैं बेटा आपको नहीं समझा सकता। नीचे मैंने ये इनकी प्रोडक्ट करके बताया हुआ है कि जैसे क्यू
क्यू बाई टू जब इक्वल पार्ट किए तो इनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम आई, उसके अलावा किसी के भी ये आंसर नहीं आ रहा। तो मैंने बहरहाल आपको ना एक और शॉर्ट वे से समझाया है। जब भी वो एक सिंगल चार्ज दे के कहता है कि इसके दो किस तरह से पार्ट करें कि कूलम फोर्स मैक्सिमम हो, तो आपने कहना है दो इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हमारे पास कूलम फोर्स मैक्सिमम होगी। जैसे मैं आपको कहता हूँ 24 कूलम का एक चार्ज है, तो इसके दो किस तरह से पार्ट बनाऊं कि इनके दरमियान कूलम फोर्स मैक्सिमम हो, तो ऑप्शन में होगा 12 कूलम वो राइट आंसर होंगे। दो इक्वल पार्ट जब आप करेंगे तब आप लोगों के उन दो इक्वल पार्ट्स में कूलम फोर्स मेरा बेटा मैक्सिमम होगी। ये मेरा बेटा वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा था ना। अब वो जैसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ से बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। वो कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट होती है, कूलम्स कांस्टेंट है, ये भी हमने पढ़ा कि 9 × 10⁻⁹ ये 3 × 10⁻⁴ है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 10⁻11 है। तो ऑल ऑफ दीज पे 99% बच्चे टिक करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि कांस्टेंट की दो किस्में होती है, एक मीडियम डिपेंडेंट होता है और एक यूनिवर्सल होता है। कूलम कांस्टेंट मीडियम डिपेंडेंट है। एयर के दरमियान कूलम फोर्स और होगी जब दो चार्जेस में मीडियम एयर होगा, और वही उठा के जब वाटर में रख दोगे कूलम फोर्स कम हो जाएगी, मतलब कूलम कांस्टेंट तो चेंज हो गया। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, वही लाइट जब ग्लास में से गुजरती है तो स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसकी भी तो वैल्यू कांस्टेंट ना रही ना, मीडियम डिपेंडेंट हुई। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये जो कैपिटल जी है ये हर जगह सेम रहता है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, तो इसलिए ये इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट रहती है। तो ये मेरे बेटा कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को व्हाइट कोट पहनाएंगे, जो आप लोगों को मेन मतलब क्रक्स है ये। इस तरह जब आप पढ़ के जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे आपको बायो बहुत मेरा बेटा क्वालिटी बायो के लेक्चर्स मिलेंगे, क्वालिटी फिजिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे, क्वालिटी केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे। इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि मैं पूरा कंप्लीट कोर्स एमडी कैट का, और इस तरह के कोर्सेज आप लोगों को पेड सेशन में भी नहीं मिल रही, इतनी हम हाई क्वालिटी आपको प्रोवाइड करेंगे। और फिर इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसलिए मेरे बेटा अब आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करो। जब हम आपके लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं, ये सदका जारिया होता है दोस्तों तक, कॉलेजेस के ग्रुप्स के अंदर शेयर करने होते हैं आप लोगों ने लेक्चर्स। तो ये अब ये दो क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे, जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको यूज करते हुए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, इसको आप लोगों ने बड़ा केयरफुली समझना है। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है F = K Q1 Q2/R²। मेरे बेटा याद रखो, अगर दो कंडक्टर का साइज शेप और मटेरियल ये सेम होगा ना, तो फिर आप उनको जब आपस में मैच करेंगे, आपस में मिलाएंगे, तो उन पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा? जब दोनों कंडक्टर का साइज शेप और मटेरियल सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर पे चार्ज Q है, दूसरा न्यूट्रल है। आप इन दोनों को आपस में मिलाएं, थोड़ी देर के बाद दोनों पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q/2 यानी इसका एवरेज ले लें Q+0/2, तो Q/2 दोनों पे चार्ज आ जाएगा। एक मेरा बेटा ये चीज याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि जब दोनों चार्जेस सेम होते हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, तो फिर जो नेट फोर्स होगी ना तीसरे चार्ज पे, वो जीरो होगी बिटवीन दी चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास चार्ज है +2 कूलम, प्लस का है, और आगे मेरे पास चार्ज है +3 कूलम। मैं देखना चाहता हूं कि ये कूलम फोर्स कहाँ पे जीरो होगी इन चार्जेस में, तो वो इनके दरमियान में किसी जगह पे जीरो होगी। और वो जीरो लोकेशन चेक करने के लिए हम एक थर्ड टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं। बेटा टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो यूनिट पॉजिटिव होता है, यानी इस पे 1 कूलम चार्ज होता है और वो पॉजिटिव होता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये 1 कूलम चार्ज थर्ड चार्ज मैंने इधर रखा, ठीक है। अब क्या होगा, ये +2 वाला भी इसको इधर रिपेल करेगा, क्योंकि आप जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, और ये वाला भी इसको इधर रिपेल करेगा। अब जाहिर है इनके दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इस पे टोटल नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। मेरे बेटा याद रखो, कूलम फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डिस्टेंस कम करोगे तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। अब ये +2 वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, +3 वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब +3 वाला चार्ज इस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो ये छोटा +2 वाला चार्ज इस थर्ड चार्ज पे ज्यादा फोर्स कैसे लगाएगा? हम इन थर्ड चार्ज और इस +2 वाले चार्ज के दरमियान डिस्टेंस कम कर देंगे। जब आप आर डिस्टेंस कम करोगे ना, तो ये +2 वाला इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। डिस्टेंस कम होगी, फोर्स ज्यादा लगेगी, तो ये इस बड़े वाले चार्ज की फोर्स को बैलेंस करेगा। इसलिए जब भी आपने जीरो फील्ड लोकेशन या जीरो कॉलम फोर्स की लोकेशन मालूम करनी है, तो थर्ड चार्ज को छोटे चार्ज के करीब रखना है। लॉजिक क्या है? जब छोटे चार्ज के करीब रखोगे, डिस्टेंस कम करोगे, तो छोटा चार्ज उस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो वो बड़े चार्ज की फोर्स को बैलेंस करेगा।
पॉइंट समझ आया। अब आपने यहाँ से सीखा कि जब दो चार्जेस सेम हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो उनके दरमियान में कोई पॉइंट होगा जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगी, वहां पे हम थर्ड चार्ज रख के नेट फोर्स जीरो लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ। और उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि वो जो थर्ड चार्ज है उसको छोटे चार्ज के हमने करीब रखना होता है ताकि वो बड़े चार्ज की फोर्स को बैलेंस करे। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले सेम चार्जेस अलाइक चार्जेस के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। आप लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन वेयर नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो, नेट फोर्स जीरो लोकेशन फाइंड आउट करनी है। दो चार्जेस मेरा बेटा गिवन है, एक प्लस क्यू है और एक प्लस फोर क्यू है, दोनों चार्जेस अलाइक हैं, सेम है, पॉजिटिव हैं। तो इनके दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगी, वहां पे हमने थर्ड चार्ज रखा। एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो जो थर्ड चार्ज है वो स्मॉलर चार्ज के करीब रखना है। तो मैं अब देखो ना, प्लस फोर क्यू और प्लस क्यू जो पहले दो चार्जेस गिवन थे, ये पहले वाला चार्ज है वन और ये टू वाला चार्ज है। इन दो चार्जेस की वजह से नेट फोर्स दरमियान में कहां पे जीरो होगा, वहां पे मैंने थर्ड चार्ज रखा। तो थर्ड चार्ज मेरा बेटा स्मॉलर चार्ज के करीब रखना है और स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस हमने मालूम करना और वो कितना है एक्स। और ये जो दो पहले गिवन चार्जेस थे जिनके दरमियान हमने नेट फोर्स जीरो निकालनी, इनके दरमियान का डिस्टेंस कैपिटल एल है, 2 मीटर है 3 मीटर, वी डोंट नो, वी रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल एल। और थर्ड चार्ज मैंने स्मॉलर चार्ज के करीब रखा। तो मेरा बेटा ये वाला शॉर्टकट होता है, ये जो थर्ड चार्ज का स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस एक्स है, यू हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम दिस फार्मूला। क्यू वन रूट क्यू वन आपके पास स्मॉलर चार्ज होगा। अब दो गिवन चार्जेस कौन कौन से थे, पहला प्लस क्यू गिवन था, दूसरा प्लस फोर क्यू गिवन था, तो इनमें स्मॉलर कौन सा है, प्लस क्यू। तो ये क्यू वन आपका स्मॉलर चार्ज होगा, क्यू टू आपका लार्जर चार्ज होगा, प्लस क्यू वन रूट मल्टीप्लाई बाय एल, एल इन दोनों गिवन चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है। व्हाट इज एक्स, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन थर्ड चार्ज एंड स्मॉलर चार्ज। हो गया क्लियर। अगर ये दो चार्जेस अपोजिट होते तो फिर दरमियान डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस आ जाना। तो बस ये अब ये शॉर्टकट फार्मूला है, इसमें वैल्यूज प्लग इन करके हम निकालते हैं कि एक्स की क्या वैल्यू है, थर्ड चार्ज कितने डिस्टेंस पे रखें। तो ये देखें जी, क्यू वन रूट क्यू वन आपके पास कितना है, प्लस क्यू, उसकी जगह ये देखो क्यू वन की जगह मैंने क्यू लिख दिया, क्यू टू ये कितना है फोर, साइन नहीं लिखने होते पॉजिटिव नेगेटिव, इधर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखनी है। तो क्यू टू की जगह भी क्या आ जाएगा, फोर क्यू, फिर अगेन क्यू वन मेरे पास कितना था, क्यू। तो मेरे बेटा अगर आप देखो ना, फोर रूट से बाहर आके कितना हो जाएगा, टू, तो डिनोमिनेटर में बन जाएगा टू इंटू क्यू रूट प्लस क्यू रूट, ये मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ये एल। अब ये टू इंटू क्यू रूट प्लस क्यू रूट ये कितना बन जाएगा, थ्री इंटू क्यू रूट, ठीक है, ऊपर तो क्यू रूट, ये क्यू रूट से कट गया तो एल बाई थ्री। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस एल है तो थर्ड चार्ज स्मॉलर चार्ज से एल बाई थ्री डिस्टेंस पे अगर हम रखेंगे तो हमारे पास उस थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स इन दोनों चार्जेस की वजह से जीरो होगी। आई होप मेरा बेटा ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन, अब आपको गिवन चार्जेस क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज गिवन है पहला और दूसरा कितना गिवन है, माइनस नाइन क्यू। अब मेरा देखो बेटा, देखो अपोजिट चार्जेस हैं, तो अपोजिट चार्जेस के लिए मेरा बेटा याद रखो जो थर्ड चार्ज होता है ना, सॉरी जो हमें गिवन चार्जेस है ना, ये प्लस वन नहीं है, ये वन है, ये वन चार्ज है पहला हमारा प्लस क्यू और दूसरा चार्ज है माइनस नाइन क्यू। अब ये अपोजिट साइन है इनके। तो मेरा बेटा अपोजिट साइन जब चार्जेस के होंगे तो जो थर्ड चार्ज है उसको हमने किधर रखना है, आउटसाइड, इन दो चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के आउटसाइड में। अगर तो चार्जेस सेम हो ना तो फिर इनके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होती है। अब ये दोनों चार्जेस सेम नहीं, इनके अपोजिट साइन है, तो अब इनके दरमियान में नहीं जीरो नेट फोर्स होगी बल्कि इनके बाहर जीरो नेट फोर्स होगी। भला कहता फॉर एग्जांपल ये यूनिट चार्ज मैंने इधर रख दिया, रखना स्मॉलर चार्ज के करीब ही है, वो क्यों रखना है मैंने रीजन पीछे बताई है। मगर जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो फिर आप लोगों ने इन दोनों के बाहर थर्ड चार्ज को रखना है क्योंकि इनके बाहर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट फोर्स जीरो होगी। अब मेरे देखो ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, मगर ये वाला जो माइनस वाला है ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इसका मतलब इनके बाहर कोई ऐसी जगह होगी जहां पे नेट फोर्स जीरो है। तो याद रखें जब अपोजिट चार्जेस होंगे और आपने नेट फोर्स जीरो लोकेशन निकालनी है तो आपने वो जो थर्ड चार्ज है अब इन दोनों के दरमियान में नहीं रखना, वो जब दोनों चार्जेस गिवन सेम हो तब दरमियान में रखना होता है। अब आप इसको बाहर रखेंगे मगर रखना स्मॉलर चार्ज के करीब ही है एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। अब आपने ये एक्स डिस्टेंस निकालना है, वही वाला शॉर्टकट फार्मूला है मगर अपोजिट चार्जेस के लिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव आएगा। समझ लगी मेरी बात, अपोजिट चार्जेस अगर हो गए तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव, सेम चार्जेस अगर ये गिवन होते तो फिर प्लस, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। अब बेटा थर्ड चार्ज बाहर है तो आप एक तो इसका स्मॉलर चार्ज से भी आपको डिस्टेंस एक्स पता होना चाहिए और इस लार्जर चार्ज से भी डिस्टेंस एक्स पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस एल है,
और थर्ड चार्ज स्मॉलर चार्ज से एक्स डिस्टेंस पे है, तो इस थर्ड चार्ज का इस लार्जर चार्ज से कितना डिस्टेंस बन जाएगा, एल प्लस एक्स। मेरी बात की समझ है, ये आपको पता होना चाहिए। सम टाइम आप सिर्फ स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस निकाल लेते हो, वो ऑप्शन में लार्जर चार्ज से भी उसने थर्ड चार्ज का डिस्टेंस दिया होता है, तो फिर बोथ का भी ऑप्शन होता है, तो ध्यान रखना है। तो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस एक्स निकालने का फार्मूला Q1 मेरे पास कितना है, क्यू ही है, Q2 माइनस नाइन क्यू है, मगर आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, माइनस नाइन को सिंपल नाइन लिखना है। नाइन क्यू, नाइन का रूट थ्री आ जाएगा, थ्री इंटू क्यू रूट, आगे माइनस क्यू रूट, थ्री में से वन क्यू माइनस करेंगे तो टू इंटू क्यू रूट, ऊपर क्यू रूट से कट जाएगा तो एल बाई टू। अब ये x इक्वल टू एल बाई टू आपने डिस्टेंस निकाला है इसका स्मॉलर चार्ज से, लार्जर चार्ज से कितना हो जाएगा, वो एल डिस्टेंस था ना, देखो ना, लार्जर चार्ज और स्मॉलर चार्ज का डिस्टेंस कितना है एल, और आगे एक्स आपने कितना निकाला है, एल बाई टू। तो ये जो एक्स आपने निकाला है ना एल बाई टू, ये इस एल के अंदर ऐड करोगे तो आपके पास इस लार्जर चार्ज का इस थर्ड चार्ज से डिस्टेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल में बेटा अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा बेटा आई होप आप लोगों को ये मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। अब मेरा बेटा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होती है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक होता है सोर्स चार्ज, जैसे ये बड़ा सा चार्ज है ना, ये सोर्स चार्ज है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए मैं इसके करीब क्या लेकर आता हूँ, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा वन कूलम होता है, प्लस वन कूलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसको मैं स्मॉल क्यू से डिनोट करता हूँ, इधर भी आ गया, इधर भी एक टेस्ट चार्ज रख दिया, इधर भी एक टेस्ट चार्ज रख दिया, इधर भी एक टेस्ट चार्ज रख दिया। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ना, इसको ये सोर्स चार्ज रिपेल करेगा, तो इसलिए हम कहते हैं सोर्स चार्ज की फील्ड लाइन बाहर लग रही हैं। ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स लगाता है, तो ये जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होती है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अगर आपने सोर्स चार्ज से किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कि आर डिस्टेंस पे 2 मीटर पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, तो उसके लिए फार्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये 1/4 पाई ई नॉट को मैं के भी कह सकता हूँ, ठीक है। ये के और ये कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज और ये आर उसका डिस्टेंस। मेरे बेटा याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 3D स्पेस में फैलता है। 3D में एक चार्ज है ना, तो उसके तीनों तरफ मतलब तीनों डिमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये नहीं पता कि चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होता है, मगर कैसे होता है उसकी प्रॉपर्टीज ये हमें पता है, ये इंट्रिंसिक का मतलब होता है। वाई का नहीं पता, हाउ का पता है, क्यों होता है नहीं पता, हाउ कैसे होता है पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एंड नहीं होता, एक चार्ज से आप जितना मर्जी दूर चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा मगर उसके गिर्द मौजूद होगा इर्द गिर्द। मेरे बेटा अब आप देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फार्मूला है, फोर्स गिवन होगी तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और अगर डिस्टेंस गिवन होगा तो के क्यू ओवर आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है अकॉर्डिंग टू द अबव फार्मूला, अगर चार्ज सेम होगा। अकॉर्डिंग टू द अबव फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब आर हमारे पास सेम होगा। तो ये दो रिलेशन भी याद रखें। अब यहाँ पे मैं बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सोर्स चार्ज है और ये मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, फोर्स लगाएगा, तो जिस पाथ पे ये मूव करेगा ना टेस्ट चार्ज, दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दैट पाथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। समझ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। अच्छा, ये जो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस सोर्स चार्ज के इर्द गिर्द का इलाका, रीजन, जिसके अंदर अंदर अपनी टेरिटरी के अंदर अंदर ये टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है जिसके इर्द गिर्द चार टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ होता है जब टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है सोर्स चार्ज की तरफ से, तो वो जो पाथ फॉलो करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और जो फोर्स सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे लगाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया, दो फार्मूलाज याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, जो मैंने ऊपर बताए हैं। अब मेरा बेटा ये देखो, वो कहता है कि आइसोलेटेड चार्ज पॉइंट पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ई एट अ पॉइंट 2 मीटर अवे, एट अ पॉइंट 1 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल द मैग्नीट्यूड। अब मेरा बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कहते हैं सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये वाला सोर्स चार्ज 2 मीटर, इससे 2 मीटर के फासले पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बता रहा है, ई, ठीक है, ई। आगे उसने डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ, यही सोर्स चार्ज है,
अब 1 मीटर के फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे ई कितना होगा, यहाँ पे, इधर वो ई आपसे पूछ रहा है 1 मीटर, यानी डिस्टेंस उसने हाफ कर दिया है। अब बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन में समझो ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का रिलेशन आपसे पूछ रहा है। हमें पता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फार्मूला जो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस के केस में ई इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट, जिसको हम के भी कहते हैं, और इसका वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, ये इक्वल होता है Q/r²। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मेरा बेटा देखो, अब डिस्टेंस आपके पास कितना है, 2 मीटर पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो 1 मीटर पे वो पूछ रहा है, मतलब उसने डिस्टेंस हाफ कर दिया, आर को क्या कर दिया, r/2। तो r/2 का जब स्क्वायर करोगे तो ये 1/4, r² / 4 बटे का बटा 4 ऊपर चला जाएगा। अगर आप डिस्टेंस हाफ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम बढ़ जाएगी। अगर पहले ई थी, तो 2 मीटर से 1 मीटर के डिस्टेंस पे अगर 2 मीटर पे ई थी, तो 1 मीटर पे कितनी होगी, ई का 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अगर आप ये जो डिस्टेंस है ये 3 टाइम बढ़ा दें, 2 मीटर की बजाय 6 मीटर पे वो आपसे पूछता, अब आर को आपने 3 टाइम कर दिया था, तो 3r का स्क्वायर 9, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/9 हो जानी थी, क्योंकि 1 के नीचे 9 है ना। मतलब डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, डिस्टेंस कम करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। किस हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि इसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीजें मेरे बेटा आप लोगों ने नोट रखनी है। इस तरह वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में इसमें भी अब देखो बेटा, मैंने आपको पहले बताया है कि जो मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट दूंगा ना, ये आप लोगों का दिमाग खोलेंगे, और इंशाल्लाह आप लोगों को एमडी कैट के अंदर प्रॉब्लम नहीं बनेगा। एमडी कैट में आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब जैसे ये देखो, इसको समझो। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे करीब करीब होती हैं वहां पे स्ट्रांग होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे दूर दूर होती है वहां पे वीक होती हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि डायग्राम आपको शो की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें शो की हुई हैं, एक चार्ज पार्टिकल से निकल रही हैं। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड बी, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, ये ए पॉइंट है ये वाला, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए है, यहाँ पे वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई ए, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई बी, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ईबी। तो वो कह रहा है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। अब देखो, ये अगर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट ना देता तो आपको पता ही नहीं लगना था कि ये किस तरह क्वेश्चन हो सकता है। तो मेरा बेटा याद रखो, जो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करीब करीब होंगी, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, करीब करीब, ये अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करीब करीब है, तो ये ई ए, इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। तो इसलिए ए पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, बी पॉइंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वीक है। आई होप अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इस तरह मेरा बेटा, आप लोगों के जब कॉन्सेप्ट्स अच्छे होंगे तो फिर ही आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब जी, ये वाला आप लोगों ने क्वेश्चन करना है जो मैंने जीरो फील्ड लोकेशन आपको बताई थी, बड़ा केयरफुली इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखना है, फिर आपको पता चलेगा। और ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। ये अब आप लोगों ने सोचना है कि इधर कौन सा चार्ज रखें कि दरमियान पे जीरो फील्ड लोकेशन आए, ठीक है। जीरो फील्ड लोकेशंस के लिए ना डायगोनल पे सेम चार्ज पड़ा होना चाहिए। जैसे इधर -2 क्यू है तो इधर भी -2 क्यू हो। अब इधर अगर प्लस क्यू है तो इधर भी क्या होगा, प्लस क्यू। तभी तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और दरमियान में जीरो फोर्स होगी। ये तो मैंने इधर ही आपको बता दिया है, ठीक है। तो प्लस क्यू इसका राइट आंसर है। तो इस तरह मेरे बेटा आप लोगों ने इनको करना है। अब ना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, सिर्फ उसने वाजे नहीं लिखा हुआ, मगर आगे गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन नहीं जो उसने लिखा हुआ, ई ड्यू टू इनफाइनाइट हीट ऑफ चार्जेस, वो अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आता तो वो तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आपने छोड़ना। ये नहीं समझना कि जनाब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स उधर लिखा हुआ नहीं, तो ये इंटरलिंक टॉपिक है। वो तीसरा दो एप्लीकेशन है, वो तो आप कर ही नहीं सकते दूसरा एप्लीकेशन जब तक आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो इसलिए मेरा बेटा आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, बड़ा एक्टिव होके। तो ये आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा बेटा क्या काम होता है, हमारे पास कोई भी हमारे पास एक सरफेस है, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मेरा बेटा याद रखो, जो सरफेस होती है ना, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया होता है, ठीक है। कोई भी सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया होगा। जैसे एक सरफेस ये वाली पड़ी हुई है ना, तो वेक्टर एरिया बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे एक फेस है ना, इंसान का फेस है, तो हम जो देख रहे होते हैं वो फेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर देखते हैं। तो हमारी देखने की डायरेक्शन फेस
के परपेंडिकुलर है ये हमारे पास वेक्टर एरिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, अभी मैंने आपको समझाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, और वेक्टर एरिया का। डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, और थीटा एंगल याद रखना ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान है। एंगल थीटा क्या होता है, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दरमियान। अब अगर आपके पास ये सरफेस देखे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल पड़ी हुई है ये वाली सरफेस, मगर इसका वेक्टर एरिया चौंक के सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो आपने एंगल देखना है ई और वेक्टर एरिया के दरमियान। तो ई और वेक्टर एरिया के दरमियान इस केस में एंगल 90 डिग्री है, cos 90 जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो। इसका मतलब अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल पड़ी हुई है तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। और अगर कोई सरफेस परपेंडिकुलर पड़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब ये देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इस केस में बेटा अब अगर आप देखते हो तो इसका वेक्टर एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया पैरेलल है आपस में, एंगल कितना बन जाएगा, जीरो, cos जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम। अब सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ई ए cos थीटा, और ये जो ई ए है ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूला में अगर मैं ई ए की जगह मैक्सिमम फ्लक्स लिख सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स में cos जीरो होता है, cos जीरो वन, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा। तो ये आप लोगों के पास बेटा रिलेशन है सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दरमियान, इसको आप लोगों ने नोट रखना है, ठीक है। ये रिलेशन मेरा बेटा आप लोगों ने नोट रखना है। सिंप इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है, उस केस में वेक्टर एरिया चूंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, cos जीरो पुट करेंगे, cos जीरो वन हो जाएगा, तो ई ए। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए होता है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा जब सरफेस पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। और सिंपल फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स में रिलेशन भी हमने देख लिया, ई ए की जगह मैक्सिमम फ्लक्स लिख दिया इसी फार्मूला में, बाकी सारा फार्मूला वही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स इनटू cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना, सरफेस और वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान नहीं होता। अच्छा बेटा सम टाइम ऐसे होता है, जैसे ये अब आपको एक सरफेस नजर आ रही है, ये ब्लैक कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और ये ग्रीन जो आपको नजर आ रही है ना, ये इस सरफेस का वेक्टर एरिया जो बिल्कुल परपेंडिकुलर है सरफेस के। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब अगर आप देखो ना, तो वेक्टर एरिया के साथ थीटा एंगल बना रही है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर एरिया के साथ थीटा एंगल बनाएगी, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो वाला कंपोनेंट लेना है जो वेक्टर एरिया के अलोंग हो। अब बेटा याद रखो, थीटा के सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा वो साइन वाला होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो ये ई साइन थीटा हो जाएगा, और ये जिसके ऊपर थीटा ये वाला कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉज वाला हो जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी ना, तो मैं अगर इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और एक ये वाला, ठीक है। तो ये अब देखो, ये ई ए कॉस थीटा कंपोनेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये साइन वाला। अब आप लोगों ने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट वेक्टर एरिया के अलोंग है, वेक्टर एरिया भी हॉरिजॉन्टल है और ये ई कॉस थीटा भी उसी की डायरेक्शन में है। तो हम क्या काम करेंगे, ई कॉस थीटा कंपोनेंट लेंगे और साथ वेक्टर एरिया। तो याद रखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट होता है वेक्टर एरिया का और कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर एरिया के अलोंग हो, ठीक है। ये आपने नोट रखना है। और थीटा एंगल है वेक्टर एरिया, और ये हमारे पास, अच्छा जी। अच्छा उसके बाद अब ये वाला क्वेश्चन देखें, अब ये आप लोगों को सर्कल बना हुआ नजर आ रहा है ना, सर्कल, और ये रेड कलर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अब इस सर्कल का वेक्टर एरिया ये हमारे पास इसका वेक्टर एरिया जो सर्कल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया में नजर आ रहा है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंपोनेंट ड्रॉ करो, थीटा के सामने कौन सा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ई साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, वेक्टर एरिया के लॉग वाला ई कॉज वाला। दोनों मिलाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कंपोनेंट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो आप लोगों ने अब वेक्टर एरिया अबव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वो कंपोनेंट लेना है जो वेक्टर एरिया के अलोंग हो, ठीक है। तो ये अब मैंने बात लिख लिया, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स टेक कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज अलोंग द वेक्टर एरिया। जो वेक्टर एरिया के अलोंग है वो वाला कंपोनेंट मेरा बेटा आप लोगों ने लेना है, इस चीज को आप लोगों ने नोट रखना है, ठीक है। समझ आ रही है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ये आप लोगों के पास एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका मेरा बेटा वेक्टर एरिया है, जो वेक्टर एरिया सर्कल के परपेंडिकुलर होगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ये रेडियस है इसका सर्कल का आर, ठीक है। और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है ये वाली, इस तरह, इधर इस तरह एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ई। अब उसने जो आपको एंगल दिया हुआ है ना, वो ये वाला दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाला,
मैंने आपको बार बार बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए cos थीटा है, उसमें जो एंगल होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान लेना होता है। यहाँ पे उसने जो एंगल दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और रेडियस के दरमियान दिया है। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये परपेंडिकुलर और रेडियस तक का ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसमें से ये कितना हो जाएगा, 30। तो 90 - 30 करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक समझ लगी ये बात की? ठीक है, 60 डिग्री। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि टोटल परपेंडिकुलर और रेडियस के दरमियान कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप लोगों ने ये 60 डिग्री वाला एंगल लेना है। ये 60 डिग्री वाला गिवन नहीं था, ये मैंने कैलकुलेट किया है। ये अगर 30 डिग्री है तो ऊपर वाला 60 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल ये 90 डिग्री है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लिखो, ई ए cos थीटा, ई ए और थीटा की जगह 60 डिग्री। अब बच्चे क्या काम करते हैं, उन्होंने ये 30 डिग्री एंगल गिवन होना है, हम लकीर के फकीर होते हैं, उठा के 30 पुट कर देते हैं। तो उसने वाजे लिखा हुआ है थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ये बात, अब देखने में ये कितनी छोटी लाइन है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह मेरा बेटा आप लोगों ने ये चीजें करनी है। ये एंगल 30 था तो ऊपर वाला 60 हो जाएगा, क्योंकि टोटल ये 90 डिग्री का है। ठीक हो गया। तो cos 61/2 होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये फाइनल आंसर है। आई होप आप लोगों ने मेरा पॉइंट पिक कर लिया है। अगेन ये क्वेश्चन उसी फार्मूला से होगा जो मैंने आपको, वो कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस विल बी 3√/2 टाइम्स द मैक्सिमम फ्लक्स। यानी कंडीशन कुछ इस तरह से है ये वाली, कि ये जो सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ये मैक्सिमम फ्लक्स का 3√/2 टाइम्स है। ठीक है, तो एंगल कितना होना चाहिए, किस एंगल पे आप सरफेस को रखें कि उस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बने, उस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बने वो क्या होना चाहिए, उस पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बने मेरा बेटा वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम फ्लक्स का कितना एंगल बताओ, किस एंगल पे रखें कि जो मैक्सिमम फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना होना चाहिए, 3√/2 टाइम्स। यहां तक मेरा बेटा क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आई है? हो गई क्वेश्चन की स्टेटमेंट। अच्छा, अब वही वाला फार्मूला सिम जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैक्सिमम फ्लक्स का रिलेशन, सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए cos थीटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई ए, तो ई ए की जगह पे मैं मैक्सिमम फ्लक्स लिखूंगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स इनटू cos थीटा। अब ये वाला ग्रीन डब्बे का फार्मूला याद रखें, ग्रीन डब्बे वाला, इसको यूज करें और ये कंडीशन इसमें अप्लाई करें। कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स का 3√/2 टाइम्स होना चाहिए। तो मैं सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह पे 3√/2 टाइम्स मैक्सिमम फ्लक्स, क्योंकि यही गिवन है ना अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स का 3√/2 टाइम्स होना। अगली इक्वेशन लेफ्ट साइड वाली एज इट इज, मैक्सिमम फ्लक्स से कट गया, cos थीटा 3√/2 के इक्वल है, और किस एंगल पे ये 3√/2 के इक्वल होगा, वो 30 डिग्री। ठीक है, तो 30 डिग्री इसका आंसर है। अच्छा जी, अब बेटा ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, वो ये अब वही वाला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस के साथ है वो हाफ मैक्सिमम फ्लक्स का कैसे होगा। इधर था ना 3√/2 टाइम मैक्सिमम फ्लक्स का कितना होगा, अब हाफ मैक्सिमम फ्लक्स का किस एंगल पे होगा, ये वाला अब आप लोगों ने खुद करना है, आंसर मैंने बता दिया है। और ये वाला भी एक क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि एक छोटा स्फेयर है और एक बड़ा स्फेयर है। एक छोटा स्फेयर है और ये एक बड़ा स्फेयर है, और इनके ये कॉन्सेंट्रिक है, इनका सेंटर सेम है, और इनके सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है। तो दोनों स्फेयर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कितनी लाइंस गुजरेंगी, यानी फर्ज करो अब इसमें से चार्ज में से 4 लाइंस निकल रही हैं, वैसे तो ज्यादा निकलती है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो जितनी लाइन छोटे स्फेयर में से गुजरेंगी उतनी ये बड़े में से गुजरेंगी। तो अगर दोनों में से लाइन सेम गुजर रही है तो इसका मतलब इन दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम होगा। अगर दो स्फेयर बेटा कॉन्सेंट्रिक है ना, उनका सेंटर सेम और उनके सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो दोनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि चार्ज से लाइन निकलनी है ना, वो छोटे स्फेयर से गुजर के ही बड़े में जानी है ना। तो जितनी छोटे स्फेयर में से गुजरेंगी लाइन, उतनी ही बड़े स्फेयर में से लाइन गुजरेंगी। तो ये जो किसी चीज में से लाइंस पास करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो सेम लाइन जब पास करेंगे दोनों स्फेयर में से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा, सेम। अच्छा मेरा बेटा आगे आप लोगों ने याद रखना है, हमारे पास है वेक्टर एरिया ऑफ 3D सर्फेसिस, क्लोज सर्फेसिस। जो 3D शेप्स होती है ना, जिस तरह क्यूब है या सिलेंडर है, इनके फेसेस बने होते हैं। जिस तरह क्यूब का एक ऊपर वाला फेस है, एक ये वाला, एक सामने नीचे लेफ्ट साइड पे। तो जो वेक्टर एरिया होता है ना, वो 3D शेप का नॉर्मली आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ। इस फेस का भी इस तरह, एक तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और आउटवर्ड बाहर की तरफ। ठीक है, इस फेस का भी किधर होगा, आउटवर्ड। ये जो हमारे सामने फेस
फेस है इसका भी हमारी तरफ आउटवर्ड होगा। सेम काम सिलेंडर के केस में, ठीक है, इस सरफेस का भी बाय। तो जो 3D शेप्स होती हैं उनका जो वेक्टर एरिया होता है वो नॉर्मली आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर। अब एक इस पूरे स्लाइड में मैंने ये कॉन्सेप्ट देना है कि अगर 3D शेप के जो कोई भी 3D शेप है, अगर उसके अंदर इनसाइड चार्ज नहीं ना, आप उसको बेशक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ठीक है। कोई भी हमारे पास क्लोज 3D सरफेस अगर है और उसके अंदर अपना चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। मैं अब आपको समझाने के लिए करता हूँ। ये अब आप लोगों के सामने एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस सिलेंडर के फेस, एक फेस वन है ये वाला। अब इस फेस वन का अगर मैं वेक्टर एरिया देखूं तो वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा। अभी मैंने समझाया था 3D शेप्स के वेक्टर एरिया नॉर्मली आउटवर्ड, ये नॉर्मली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमने ये सिलेंडर रखा हुआ, ये ब्लू कलर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब मैं इस पूरे 3D सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो मैं अलग अलग हर फेस का निकालूंगा। पहले अगर मैं फेस वन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है हमारे पास फ्लैट एरिया के लिए ई ए कॉस थीटा। तो यहां से अब आप देखें इसका वेक्टर एरिया लेफ्ट साइड पे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड पे जा रही है, तो अपोजिट है, एंगल 180 डिग्री। कॉस 180 -1 हो जाएगा। और एरिया अगर आप ये कर्व सरफेस थोड़ा सा ध्यान दें, या ये वाली, तो ये आप लोगों को ना फ्लैट एरिया सर्कल की तरह का नजर आ रहा है। इधर भी सेम इसी तरह ही है वन फेज पे। तो इसके लिए एरिया सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये मेरे पास रिलेशन आया। अच्छा, इसी तरह अब मैं फेज टू पे आता हूँ। फेज टू पे जब मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है मेरा बेटा, तो यहाँ पे भी आप देखो इसका सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर एरिया इधर जा रहा है राइट साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी राइट साइड पे जा रही हैं, cos 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास एरिया बन जाएगा ई पाई आर स्क्वायर। ठीक है। इस फेस वन का भी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया, ई पाई आर स्क्वायर। इसका आया फेस वन का माइनस ई पाई आर स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 180 डिग्री का एंगल है। वेक्टर एरिया लेफ्ट साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट साइड पे है। अगर मैं फेस टू की बात करूं तो यहाँ पे वेक्टर एरिया भी नॉर्मली आउटवर्ड राइट साइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी राइट साइड पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया पैरेलल है, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला बना ई पाई आर स्क्वायर। अब बेटा ये जो कर्व सरफेस आपको नजर आ रही है ना आपके सामने, इसका वेक्टर एरिया नॉर्मली आउटवर्ड हमारी तरफ बाहर को एरो आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है राइट साइड पे, तो इनमें एंगल कितना बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया में, 90 डिग्री का, और cos 90 कितना हो जाएगा, जीरो। अब मैं टोटल अगर इस सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो इसके तीन फेसेस थे, फेस वन का भी मैंने निकाल लिया, फेस टू का भी निकाल लिया, और इस कर्व सरफेस का भी निकाल लिया। तो इन तमाम को जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड करूंगा, माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस ई पाई आर स्क्वायर से कट जाएगा पीछे जीरो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, जीरो। तो यहां से अब हमने पॉइंट क्या पिक किया, कोई भी 3D शेप जिसके अपने इनसाइड चार्ज नहीं है, उसको अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। मैंने कैलकुलेट करके भी दिया, बस ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद बेटा दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूलाज हैं। एक आपने पढ़ा था ई ए cos थीटा, ये फ्लैट एरिया के लिए होता है, जिस तरह सर्कल वगैरह ये इस तरह करके फ्लैट एरिया के लिए हम ई ए cos थीटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला यूज करते हैं। और अगर हमारे पास कोई क्लोज शेप आ जाए और उसके अंदर चार्ज पड़ा हो, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होगा क्यू ओवर ई नॉट। तो ये मेरा बेटा आपने याद रखना, क्यू उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज है, ई नॉट उसके अंदर जो मीडियम वगैरह उस पे। तो यही वो बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में होता है ना, वो सिर्फ चार्ज और मीडियम पे डिपेंड करता है, क्लोज शेप की ज्योमेट्री या शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है। अब इनमें से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं पास पेपर। कोई भी बेटा क्लोज शेप है ना, कोई भी क्लोज शेप है, तो उसमें आपने याद रखना उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर ई नॉट होता है, चाहे वो क्लोज शेप क्यूब है, सिलेंडर है, जो भी है। अब जैसे ये क्यूब आपको नजर आ रहा है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, तो उस पूरे क्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, क्यू ओवर ई नॉट, क्योंकि ये पूरा क्यूब एक क्लोज शेप है। अब हमें पता है क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं ना, ये वन फेस है, ये टू है, इधर एक थ्री है, एक बॉटम पे फोर है, एक हमारे सामने फाइव है, और हमारे अपोजिट बैक साइड पे भी इसका एक सिक्स है। तो टोटल मतलब ये जो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, सिंगल चार्ज जो इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है क्यूब के, उसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्यू ओवर ई नॉट, और ये 6 सर्फेसिस में से पास कर रहा है। अगर वन सर्फेस में से देखना हो तो ये 6 इधर जाके डिवाइड कर दो, तो क्यू ओवर 6 ई नॉट हमारे पास आ जाएगा, इस क्यूब के एक फेस में से, एक सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो ये याद रखें, कोई भी शेप है ना क्लोज शेप, चाहे उसमें 12 फेसेस क्यों नहीं, उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर ई नॉट ही है। अब अगर आपसे वो एक फेस का पूछता है,
जैसे अब ये 6 फेसेस में से Q ओवर ई नॉट था, तो यूनिट मेथड लगाएं, वन फेस में से, वन सरफेस में से कितना हो गया, ये 6 नीचे जाके डिवाइड कर दें। अब अगर वो 2 सर्फेसेज में से कहता है तो Q/6 E0 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 सर्फेसेज में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, Q/6 E0 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मेरा बेटा इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने चीजें समझनी है। अगर टोटल नेट चार्ज किसी क्लोज सरफेस में जीरो हो रहा है ना, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस में किस पे डिपेंड करता है, क्यू पे, टोटल चार्ज पे। अब जैसे वो कहता है एक क्लोज सरफेस -4 कूलम +5 कूलम -1 कूलम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो मेरा बेटा -1 और -4 और -1 -5 हो जाएंगे, उसमें +5 ऐड करो तो जीरो। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि टोटल चार्ज जीरो बन रहा है। समझ लगी बात की? गाजिस लॉ क्या होता है, ये वही बात है कि टोटल अगर एक क्लोज सरफेस में अगर एक से ज्यादा चार्जेस पड़े हुए हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो उन तमाम चार्जेस का सम करके और उसको ई नॉट से डिवाइड कर दें। यानी टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/E0 टाइम्स टोटल चार्ज। टोटल कितना उस क्लोज सरफेस में चार्ज है वो सारा ऐड करें, वो कैपिटल क्यू हो जाएगा, और उसको 1/E0 से मल्टीप्लाई कर दें। ये गॉसेस लॉ है। ये वही सेम है जिस तरह एक सिंगल क्लोज सरफेस में चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से क्या होता है, Q/E0। और क्लोज सरफेस में अगर एक से ज्यादा चार्जेस हो जाएंगे, तो तमाम चार्जेस ऐड करके 1/E0 से मल्टीप्लाई कर दें। अब गॉसेस लॉ का एक ही एप्लीकेशन है, याद रखें, इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसी पॉइंट पे। ये याद रखें। मेरा बेटा, गॉसेस लॉ का सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है कि इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। 3 केसेस में हम निकालेंगे आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग। होलो चार्ज स्फीयर में कितनी होती है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस में कितनी, और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान। तो ये तीनों के फार्मूलाज मैं आपको बताऊंगा। बेटा पहली चीज याद रखें, अगर आप लोगों के पास कोई होलो चार्ज स्फीयर है, होलो चार्ज स्फीयर क्या होता है, जिसकी सरफेस के ऊपर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, मगर उसके सेंटर के अंदर चार्ज नहीं होता, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। कोई भी स्फेयर, कोई भी कंडक्टर जिसके सरफेस के ऊपर मेरा बेटा चार्ज होगा, उसके सेंटर पे चार्ज नहीं होगा, उसके इनसाइड चार्ज अगर नहीं होगा, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। ये याद रखें, क्योंकि सेंटर पे चार्ज ही नहीं ना, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से काफी ज्यादा। अब आप लोग अगर अपनी ये कंप्यूटर वगैरह की केबल्स वगैरह भी देखें ना, तो उनके ऊपर एक मेटेलिक बॉक्सिंग हुई होती है, एक शील्ड बनी होती है, वो उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री करने के लिए, ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना जाए, अंदर जो वायर्स हैं वो सेव रहे। मेरी बात की समझ आ रही है? कोई भी कंडक्टर जिसकी सरफेस पे तो चार्ज होगा, मगर अगर उसके सेंटर पे चार्ज नहीं है, तो वो अंदर फील्ड फ्री रीजन होगा, सेंटर पे चार्ज, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, इसका बेस्ट एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह आइसोलेटिंग रेडियो वेव्स होती है। मोबाइल फोन को अगर आप कवर करते हैं ना मेटेलिक फॉयल से, मेटेलिक फॉयल आपने देखी हुई है किचन वगैरह में, तो अगर आप उससे कवर करके मोबाइल फोन को माइक्रोवेव ओवन में भी रखेंगे ना, और बाहर से आप दूसरे फोन से कॉल करेंगे, तो उसमें अंदर कॉल नहीं जाएगी, क्योंकि मेटेलिक फॉयल ने उसको क्या कम कर दिया है, फील्ड फ्री रीजन दरमियान में बना दिया है। जब हम मोबाइल फोन पे कॉल कर रहे होते हैं, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब मेटेलिक फॉयल की वजह से सरफेस पे तो चार्ज है, मगर इनसाइड नहीं है, इनसाइड मोबाइल पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब बाहर दूसरे मोबाइल से आप कॉल कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अंदर नहीं जाएंगी उस मोबाइल तक, तो वो कॉल नहीं जाएगी। ठीक हो गया? इसी तरह बेटा, टीवी और कंप्यूटर जो होते हैं, ठीक है, उनको भी मेटालिक बॉक्स में हम उनकी जो वायर्स होती है, उनको टीवी कंप्यूटर को भी मेटालिक बॉक्स में रखा जाता है, ताकि बाहर से वो फील्ड, अब ये टीवी अगर फॉर एग्जांपल अंदर पड़ा हुआ, बाहर ये मेटालिक बॉक्स है जिस पे इक्वली चार्ज है, अब बाहर वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिस्टर्ब नहीं करेगा आके टीवी या कंप्यूटर को। तो ये बहरहाल इसमें होती हैं लॉजिक्स वगैरह। अच्छा जी, ये अब आप याद रखें, जो मैं इधर लिखता हूँ, होलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेंटर पे जीरो होती है, क्योंकि चार्ज जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इनफाइनाइट लार्ज चार्ज शीट, इसका फार्मूला होता है E = σ/2 E0। और अगर आप इसको कूलम्स कांस्टेंट के फॉर्मेट में बेटा लिखोगे ना, तो वो 2πk सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना, के होता है 1/4πE0। ठीक है, तो उससे रिप्लेस करके ये दो भी याद रखें। और अगर हमारे पास अपोजिटली चार्ज प्लेट्स है मेरा बेटा, अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक प्लेट हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरी प्लेट हमारे पास क्या है, नेगेटिव, तो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है वो σE0 होता है। वो हमारे पास क्या होता है, σE0। अगर मेरा बेटा आप देखोगे ना, तो एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी σ/2 E0,
और दो प्लेट्स की वजह से दो अपोजिटली वो इसका डबल होनी चाहिए, तो सिग्मा ओवर टू ई नॉट को जब दो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही आएगी सिग्मा ओवर ई नॉट। अब अगेन अगर आप इसको कूलम कांस्टेंट के फार्मूला में लिखोगे तो 4 पाई के सिग्मा आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूलाज याद रखें, कूलम कांस्टेंट के फॉर्म में भी याद रखें, और ये भी याद रखें सिंगल चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिग्मा ओवर टू ई नॉट है तो अपोजिटली चार्ज प्लेट जब दो हो जाएंगी तो ये सिंगल का डबल हो जाएगी, सिग्मा ओवर टू ई नॉट का डबल करोगे तो सिग्मा ओवर ई नॉट। तो ये सारी चीजें मेरा बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इसमें से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं पास पेपर में। जैसे वो कहता है कि एक सोप बबल है, उसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया है, तो उसका रेडियस क्या होगा। मेरे बेटे जब आप लोगों ने सरफेस के ऊपर सेम नेगेटिव चार्ज रख दिया तो सेम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस वजह से इसका रेडियस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। पहले अगर सोप बबल ये था, अब जब इसकी सरफेस के ऊपर इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। पॉजिटिव रख दें या नेगेटिव रख दें तो ये क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आगे बेटा अगर आप देखो ना तो वो कहता है एक चार्ज क्यूब है, उसको हमने प्लेस किया है सेंटर ऑफ क्यूब पे, और उस क्यूब का वॉल्यूम भी गिवन है, टोटल फ्लक्स। तो टोटल मैंने अभी आपको बताया था ना, क्यूब 3D कोई भी शेप है, उसके सेंटर पे कोई भी क्लोज शेप है, उसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखोगे तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू ओवर ई नॉट। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू ओवर ई नॉट। ठीक है, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, क्यू ओवर ई नॉट। अच्छा, आगे वो कहता है अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेज। अब टोटल 6 फेसेस में से कितना है, क्यू ओवर ई नॉट। एक फेज में से कितना होगा, 6 को नीचे डिवाइड कर दो, क्यू ओवर 6 ई नॉट। ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पीछे करवा के आया हूं। अच्छा, अगर कोई डाईपोल पड़ा हुआ है, एक स्फेयर है, उसके सेंटर पे डाईपोल पड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। देखो क्लोज शेप जब भी आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यही फार्मूला है। अब डाईपोल हमें पता है दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस थोड़ा सा सेपरेट होते हैं। अब ये चार्ज प्लस में है, ये माइनस में है, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। डाईपोल जब भी पड़ा होगा ना स्फेयर के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आता है। उससे पहले आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा बेटा ये लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आप लोगों ने तवज्जो से इसको समझना है। पोटेंशियल डिफरेंस मेरा बेटा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। एक चार्ज पार्टिकल लेना है आपको, दो प्लेट्स नजर आ रही है, एक बी प्लेट है और एक ए प्लेट है। बी प्लेट पॉजिटिव है, ए प्लेट नेगेटिव है, इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है। इस जगह पे फॉर एग्जाम्पल इधर उसकी पोटेंशियल एनर्जी है 15 जूल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 15 जूल, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और इधर उसकी है 7 जूल इस जगह पे। अब इस पॉइंट से उठा के जब आप इस पॉइंट तक लेकर आओगे तो पोटेंशियल एनर्जी का कितना डिफरेंस आएगा, इधर 7 थी इधर 15 होगी, 15 में से 7 माइनस करो तो 8 जूल। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी चार्ज पार्टिकल का, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल एनर्जी का कितना फर्क है। अब जाहिर है जब आप एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लेकर आए हो तो आपने वर्क किया है। ये जो आपने वर्क किया है ए से बी तक इस चार्ज पार्टिकल को लेकर जाने में, और वो चार्ज था क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। वर्क डन बेसिकली उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ये देखो वर्क वो डेल्टा यू, यू से मुराद पोटेंशियल एनर्जी है, डेल्टा से मुराद डिफरेंस है। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये वर्क डन होता है जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आने में करते हैं, और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। बेटा अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएगा तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, खुद ही मूव करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको आप छोड़ दें, पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी, ये खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग मूव करने लग जाएगा। और अगर कोई चार्ज पार्टिकल फील्ड के अगेंस्ट जाते हैं तो फिर हमें वर्क करना पड़ता है। जैसे ये मैंने पहले केस में एग्जांपल दी, जब आप उस पर वर्क करेंगे तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलोंग आएगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फील्ड के अगेंस्ट लेकर जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर इसके अपोजिट होता है, वो खुद ब खुद मूव करता है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ, उसने फील्ड के अगेंस्ट खुद ब खुद मूव करना है। तो जिधर चार्ज पार्टिकल खुद ब खुद मूव करे वहां पे वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव पार्टिकल है, वो फील्ड के अगेंस्ट जाते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। मगर अगर आप उसको फील्ड के अलोंग लेकर आएंगे नेगेटिव पार्टिकल को, तो आगे चूंकि नेगेटिव प्लेट है आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, तो अब वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा।
करेगा। तो ये जो बिहेवियर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव चार्ज का लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अलोंग जाते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, मगर नेगेटिव चार्ज फील्ड के अपोजिट जाते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड के अगेंस्ट जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज फील्ड के अलोंग जाते हुए। तो ये बेटा आप लोगों ने याद रखने हैं पॉइंट्स। ठीक है, यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, बस इसमें हम चार्ज पार्टिकल को फील्ड के बाहर से उठाकर लेकर आते हैं फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो इस बी पॉइंट से उठा के इस ए पॉइंट तक लेकर आने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा चार्ज पार्टिकल पे, हमें जितना वर्क करना पड़ेगा बेटा चार्ज पार्टिकल पे, वो इसका बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, मगर अब हम इन्फिनिटी पॉइंट से उठा के चार्ज पार्टिकल को फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लेकर आते हैं। यानी जो पॉइंट फील्ड से बाहर है ना उसको इन्फिनिटी कह लेते हैं, और वहां पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये वर्क कहां से करना है, इन्फिनिटी पॉइंट से हमने चार्ज पार्टिकल को उठाना है, फील्ड के अंदर एक पॉइंट तक लेकर आना और चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। डब्ल्यू की जगह बेटा आप एफ डॉट डी भी लिख सकते हो और एफ एम ए भी होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखें। उसके बाद पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, ये आपको ये बताता है कि डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है। मेरा बेटा देखो ना, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, आप इसको ऊपर लेकर जाओगे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो ये आर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कि मैक्सिमम डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कितना चेंज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि इसका फार्मूला होता है ना चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा का मतलब चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डेल्टा डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें पता है फोर्स पर यूनिट चार्ज भी है, तो इसकी जगह मैं फोर्स पर यूनिट चार्ज भी लिख सकता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एफ ओवर क्यू इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा। इसको याद रखे, माइनस बेशक आप इग्नोर कर दें, माइनस में समझाता हूँ क्यों है। माइनस का ये मतलब होता है कि अगर आप फील्ड के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मेरा बेटा याद रखना। कोई भी पॉजिटिव चार्ज है जब वो फील्ड के अलोंग जाएगा तो पोटेंशियल, फॉर एग्जांपल ये मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूँ। ठीक है, क्या बना देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मेरी बात ध्यान से समझना। अब इधर फर्ज करो, ए पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल है 10 वोल्ट का। ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट का। जैसे जैसे आप फील्ड के अलोंग जाएंगे पोटेंशियल कम होने लग जाएगा। आगे एक बी पॉइंट है, तो जैसे अब ये फील्ड के अलोंग आप चल रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा 5 वोल्ट का। आगे एक सी पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट का। समझाने के लिए कह रहा हूं, यानी जब भी आप फील्ड के अलोंग जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जैसे अभी देखो ना, मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दी थी, आप फील्ड के अपोजिट जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, जैसे आप जमीन की ग्रेविटी के अपोजिट जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो फील्ड के अगेंस्ट जाने से पोटेंशियल बढ़ता है, फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आने से पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इनका अपोजिट बिहेवियर है, इसलिए ये नेगेटिव आता है। ई इक्वल टू माइनस डेल्टा। अब ये माइनस समझ आई आप लोगों को, तो ये मेरा बेटा आप लोगों ने चीजें याद रखनी है, इसमें कोई किसी किस्म की भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ये बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको फुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स दूं ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो, इसलिए मैं कहता हूं कि इन वीडियोस को खुद भी देखें, दोस्तों से भी शेयर करें। अब बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूलाज, एक तो आपने पढ़ा था ना V इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, जो वर्क डन इन्फिनिटी पॉइंट से उठा के हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लेकर आने में। और अगर आपने एक चार्ज से एक खास डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना है कि कितना है, तो उसके लिए के क्यू ओवर आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही था, सिर्फ वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर था आर डिस्टेंस पे। के हमें पता है 9 × 10⁻⁹ है। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, ये याद रखें। अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। इनसाइड अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज। होलो स्फेरिकल कंडक्टर जो मैंने आपको बताया था कि उसकी सरफेस पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सेंटर पे चार्ज नहीं है, इस वजह से सेंटर पे ई क्या हो जाएगा, जीरो। मगर उसने सेंटर पे ई की बजाय आप लोगों से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है। तो ये मेरे बेटा अभी आप लोगों ने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा था, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ये ई के इक्वल होता है। नेगेटिव साइन मैंने इग्नोर कर दिया, वो मैंने समझा दिया, तो उसका क्या, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अब होलोस्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पे ई जीरो है, तो इसकी जगह मैं जीरो लिखूंगा, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर जीरो के इक्वल, डेल्टा आर जीरो से मल्टीप्लाई होकर तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। चेंज इन पोटेंशियल मतलब जीरो होगा, सेंटर पे चेंज इन पोटेंशियल भी जीरो है। चेंज इन पोटेंशियल जीरो का मतलब है कि सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट।
अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे कांस्टेंट है तो तभी तो चेंज इन पोटेंशियल जीरो होगा ना। तो यहां से मेरे बेटा याद रखना, इनसाइड होलो स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी सरफेस पे तो चार्ज है, सेंटर पे चार्ज नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सेंटर पे 10 वोल्ट का है ना पोटेंशियल, तो वो हर जगह 10 वोल्ट ही रहेगा। मेरी बात की समझ आई है? स्फेरिकल कंडक्टर, होलो स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट, हर जगह चेंज इन पोटेंशियल मतलब जीरो। अब जैसे ये देखे हॉलो मेटल स्फेयर है, हॉलो मेटल स्फेयर मतलब सरफेस पे चार्ज है, सेंटर पे नहीं है। सो दैट पोटेंशियल एट सरफेस इज +5 वोल्ट। अगर उसकी सरफेस पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल है तो हर जगह 5 वोल्ट ही रहना है। यही मैं आपको चीज अभी समझा के आया हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है होलोस्फेरिकल कंडक्टर में। तो द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल उसमें 5 वोल्ट का ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है सेंटर पे, जीरो। सेंटर पे वो पूछ रहा था पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, सरफेस पे 5 वोल्ट है तो सेंटर पे भी 5 वोल्ट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ही उसने सेंटर पे पूछी थी। आगे मेरे बेटे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब देखो ना, उसमें आपने उसको चार्ज दे दिया, वो कहते हैं उस पर इतनी फोर्स लगती है 5000 न्यूटन की, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो वो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सेपरेटेड पे आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो अब मेरे बेटा आप देखो ना, उसमें आपको उसने चार्ज भी दे दिया, फोर्स भी दे दी, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी पूछ रहा है, आर उसने दे दिया है। यानी डेल्टा वी पूछ रहा है, आर उसने दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसने डायरेक्ट नहीं दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसने फोर्स और चार्ज दे दिया है। तो ये रिलेशन मैं पता है आपको बता रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड फार्मूलाज में लिखते हैं, नेगेटिव साइन इग्नोर करें। तो ये होता है ना एफ ओवर क्यू के, और ये क्या था डेल्टा वी ओवर डेल्टा। यहाँ पे अब एफ भी गिवन है, क्यू भी गिवन है, डेल्टा वी आपने निकालना है, डेल्टा आर भी गिवन है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप सिंपल ये याद रखते हैं, आगे ई को एफ ओवर क्यू से रिप्लेस करके ये भी याद रखें। आप देखें ना, जिस तरह इस क्वेश्चन में उसने ई देने की बजाय फोर्स और चार्ज दे दिया था। ठीक है, ये फोर्स और चार्ज, तो बस इसमें वैल्यूज प्लग इन करें, डेल्टा वी को सेपरेट करें। एफ कितनी है 5000, डेल्टा आर 1 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कर लें, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, चार्ज 5 है, 5000 से कट के 1000 आ गया, साथ 10 की पावर -2 है, 10 की पावर -2 का मतलब होता है 100 से डिवाइड करें तो 10 वोल्ट मेरा बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 10 वोल्ट मेरा बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ये अब असाइनमेंट का क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, ये वैसे मुझे समझाना तो नहीं चाहिए, अब आप लोग ये खुद करें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ Q1 चार्ज भी गिवन है, Q2 भी, और इनके नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगी। देखो दोनों चार्जेस का अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब नेट फोर्स जो जीरो होगी वो दोनों चार्जेस के बाहर हमने थर्ड चार्ज रखना है, रखना स्मॉलर चार्ज के करीब ही है। तो वो एक्स निकालने के लिए अपोजिट के लिए डिनोमिनेटर में नेगेटिव आता है। Q1 का वैल्यू पुट करो, Q2 का, ये 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा, 10 की पावर -6 रूट से बाहर आके 10 की पावर-3। 1 का रूट 1 नहीं होता, 10 की पावर-6 रूट से बाहर आके 10 की पावर-3, और ऊपर भी 10 की पावर-3। अब ये नीचे आप देखो ना, 10 की पावर-3, 10 की पावर-3, दरमियान में माइनस है, ये मैं कॉमन निकाल लूंगा, इधर 2 - 1 बचेगा, 10 की पावर-3 इससे कट गया तो x = 3 मीटर। ये थर्ड चार्ज का स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस है 3 मीटर, और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये टेक कर देना है कि Q1 स्मॉलर चार्ज है, इससे थर्ड चार्ज का 3 मीटर डिस्टेंस है। मैंने आपको समझाया था उस केस में कि आप लोगों ने जब थर्ड चार्ज का स्मॉलर चार्ज से तो डिस्टेंस निकाल लिया, तो बड़े चार्ज से इसका कितना डिस्टेंस है वो भी तो बताना है। बड़े चार्ज, दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस अगर 3 मीटर है, और ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस अगर 3 मीटर है, और ये थर्ड चार्ज का स्मॉलर चार्ज से भी डिस्टेंस 3 मीटर आया है, तो इस थर्ड चार्ज का इस बड़े चार्ज से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला 6 मीटर। तो Q2 जो बड़ा चार्ज था उससे वो कह रहा है कि Q2 से इसका 6 मीटर, ये भी ठीक है। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। एक स्मॉलर चार्ज से थर्ड चार्ज का डिस्टेंस है और एक लार्जर चार्ज से, तो दोनों ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया था कि डायगोनल पे सेम चार्जेस पड़े होंगे, तब हमारे पास सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगी। तो इधर प्लस क्यू है तो इधर भी प्लस क्यू होना चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि अगर दो स्फेयर कॉन्सेंट्रिक है, बेशक एक स्फेयर छोटा है बड़ा है, अगर वो कॉन्सेंट्रिक है, उनके सेंटर पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम गुजरेंगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा याद रखें, ये एटॉमिक फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है, ठीक है। और वही फार्मूला जो आपने पढ़ा था ना, W/Q,
यहाँ से डब्ल्यू एनर्जी है, इसको क्यू इंटू डेल्टा वी बन जाएगा। अब अगर चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलोंग जा रहा है तो डब्ल्यू काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है तो डब्ल्यू पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास बेटा चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ और जिन दो पॉइंट्स में ये मूव कर रहा है वहां का पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो ये हमारे पास बन जाएगा कूलम वोल्ट बेटा जाउल के इक्वल होता है। ये देखो इसका यूनिट क्या है, डेल्टा वी का कूलम, और चार्ज का सॉरी डेल्टा वी का यूनिट वोल्ट है और चार्ज का यूनिट कूलम। तो ये कूलम जब वोल्ट से मल्टीप्लाई होगा तो कूलम वोल्ट मेरे पास जाउल के इक्वल है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बेटा याद रखो 1.6 10⁻⁹ जाउल होते हैं। 1 जाउल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, ये सारा फैक्टर 1 से डिवाइड करो तो वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनेंगे, ठीक है। यानी दो ऐसे पॉइंट जहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, उन दो पॉइंट्स में से गुजरते हुए एक इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी गेन या लॉस करता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और उसमें इतने जाउल होते हैं। ये याद रखना है आपने, ठीक है। फिर इसमें आप देख भी सकते हैं, अब ये देखो ना, ये उसने चार्ज दे दिया और वर्क दे दिया, पोटेंशियल पूछ रहा है, तो पोटेंशियल का फार्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, डब्ल्यू और चार्ज। अगर मैंने कहा था ना चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव। बस वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। इसमें भी मेरा बेटा देखो उसने आपको चार्ज दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, अगेन वही फार्मूला है, डब्ल्यू ओवर क्यू, डब्ल्यू साइड पे कर लो। अब डब्ल्यू काइनेटिक एनर्जी है तो डेल्टा वी इंटू क्यू, डेल्टा वी कितना 0.1 का, चार्ज कितना है 1000 का, पॉइंट रिमूव करो 10 है, 10,000 से काट के 100 जाउल आंसर आ जाएगा। एनर्जी का यूनिट जाउल होता है। ये भी वही वाला क्वेश्चन है, देखो अल्फा पार्टिकल, अच्छा अल्फा पे जो चार्ज है ना, अल्फा पार्टिकल का चार्ज याद रखना 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, 2e। बस ये इसमें याद रखो। और वो मूव करा, पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया, एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी का फार्मूला होता है डब्ल्यू डब्ल्यू डेल्टा वी होता है डब्ल्यू ओवर के, डब्ल्यू साइड पे कर लो। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का है, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e होता है, तो ये 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाला। अगर वो जाउल में पूछता है तो इसको 1.6 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देना था, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इतने जाउल होते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब बड़ा समझने वाला है, इसको जरा पहले आप ट्राई करें। अब बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ना तो वो कहता है द पॉइंट रिजम्बलिंग इक्वल पोटेंशियल, किन पॉइंट्स पे इक्वल पोटेंशियल है। पहले तो आप देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये राइट साइड पे जा रही हैं, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉजिटिव प्लेट बना देता हूँ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह राइट साइड पे जाती हैं ना। ये हो गया क्लियर। अब मेरे बेटा आप ध्यान से देखो, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला मैंने आपको बताया था, V इक्वल टू के क्यू ओवर आर। अगर किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना हो ना तो उसका ये फार्मूला है। के मेरा बेटा कांस्टेंट है, तो क्यू भी चार्ज भी फिक्स है जो इधर लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है जिसमें से फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर पे डिपेंड कर रहा है। जिन पॉइंट्स का आर ज्यादा होगा, जो ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा। अब जैसे ये देखो, क्यू पॉइंट का आर ज्यादा है, ये चार्ज से ज्यादा डिस्टेंस पे है, इस वजह से इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे कम है। पी पॉइंट चार्ज के ज्यादा करीब है तो इसका जो आर है ना, आर वो सबसे कम है, इसका आर अगर कम है तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। अब अगर आप एस पॉइंट को देखो और आर पॉइंट को देखो, ये सेम आर पे है, इनका डिस्टेंस चार्जेस से सेम है दोनों का। के क्यू तो ऑलरेडी सेम है, तो जब आर भी सेम है तो इसका मतलब इस एस और आर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। एस और आर पॉइंट चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे हैं, इस वजह से इनका डिस्टेंस सेम होने की वजह से इन पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि क्यू भी सेम है और के तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। जो चार्ज से जो दो पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे होंगे उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम होगा, बशर्ते के चार्ज सेम हो। आई होप अब आप लोगों को पता चल गया है कि इसका एस और आर क्यों आंसर है, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम है। बाकी मेरे बेटे ये डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखो, चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हुए जो वेलोसिटी होती है ना, वो 2ve/m होती है। वी से मुराद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये इस तरह निकला है। वी होता था ना डब्ल्यू ओवर क्यू, डब्ल्यू को मैं साइड पे अगर कर लूँ, चार्ज पार्टिकल फील्ड के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, तो ये डेल्टा वी क्यू। और आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी भी लिख सकते हैं, और चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो ई आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और ये वी वेलोसिटी है, तो ये वी वेलोसिटी सेपरेट कर लें अगर तो 2ve/m रूट आएगा, ठीक है। ये इसका रिलेशन जो कि सी ऑप्शन में है।
मेरे बेटा कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। बेसिकली कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, और ऐसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको स्टार्ट होने से लिए एकदम से एनर्जी, एकदम से ज्यादा करंट चाहिए। जिस तरह ये सीलिंग फैन है ना, इसको स्टार्ट होने के लिए एकदम से 40-50 एम्पेयर चाहिए। तो हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो एकदम से नहीं प्रोवाइड होता, वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो इस तरह के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम कैपेसिटर लगा देते हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की होती है, तो वो एकदम से एनर्जी प्रोवाइड कर देता है, जिस तरह मोटर वगैरह है। ठीक है, तो कैपेसिटर का काम भी यही होता है, इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर की होती है, और जिन डिवाइसेस को एकदम से ज्यादा एनर्जी चाहिए उनको ये प्रोवाइड करता है। मेरे बेटा जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर इसके साथ एक बैटरी अटैच होती है 20 वोल्ट की, और वो इस कैपेसिटर को चार्ज करती है, ठीक है। अब कैपेसिटर की चार्जिंग का क्या स्टोरी होती है, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, और ये फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ एक बैटरी लगा दी है। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। मेरे बेटा ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, और एक नेगेटिव है, मेटल की प्लेट्स हैं, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन उठाएगा, मेटल की प्लेट्स में से क्या उठाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट करने लग जाएगा। अब जिस प्लेट में से फ्री इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, और जिस प्लेट के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आने लग जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। मेरी बात की समझ आ रही है? अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो अब इस तरह जब दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स बनती है ना, तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वी जनरेट हो जाता है। अब बैटरी का भी पोटेंशियल है। अब जैसे जैसे ये बैटरी फ्री इलेक्ट्रॉन उठा उठा के दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट करने लग जाएगी, एक पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, एक नेगेटिव आने लग जाएगा, और एक स्टेज आएगी कैपेसिटर की प्लेट्स का पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल आपस में इक्वल हो जाएंगे। उस वक्त फिर कैपेसिटर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठाए और दूसरी पे डिपॉजिट करे। तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया है। जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तब ये करंट मिनिमम हो जाता है, जीरो हो जाता है, बैटरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक देती है। एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन उठा के दूसरी प्लेट पे इलेक्ट्रॉन रखना मुश्किल हो जाता है। तो इसका हमें ये भी पता चला कि जब हमारे पास पोटेंशियल वी फुल हो जाएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम जीरो। मेरा बेटा कैपेसिटर अगर आप नहीं ना समझेंगे, उसने अब लिखा हुआ है चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो वो कैपेसिटर समझे बगैर आप उधर जा ही नहीं सकते। तो ये इंटरलिंक्ड टॉपिक्स होते हैं, इनको लाजमी करना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने वोल्ट की आप बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होगा। ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है तो वो ज्यादा कैपेसिटर पे चार्ज डिपॉजिट कर देगी। डायरेक्टली का साइन हटाओगे तो सी आ जाएगा। सी इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर एंड इट इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सी इक्वल टू क्यू बाई वी, क्यू और वी में डायरेक्ट रिलेशन है। अब वोल्टेज डबल करोगे चार्ज डबल हो जाएगा, कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैपेसिटी, इसका ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस का फैराड होता है, और ये किसके इक्वल होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और वोल्ट का यूनिट वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। तो ये हमारे पास कूलम पर वोल्ट बेसिकली फैराड की इक्वल होता है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा था ना, जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, अब एक प्लेट पॉजिटिव है एक प्लेट नेगेटिव है, अब बैटरी को हटा पे यहाँ पे एक लोड लगा दे, एक रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल एक बल्ब लगा दें, तो अब फिर क्या काम होगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने डिपॉजिट बैटरी ने किए थे ना दूसरी प्लेट पे इधर, वो सारे के सारे अब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे, और वो अपनी प्लेट पे वापस आने लग जाएंगे, और बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। और ये तब तक प्रोसेस होता रहेगा जब तक सारे के सारे जो बैटरी ने इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट दूसरी प्लेट पे किए थे वो अपनी जगह पे नहीं आ जाते। तो फिर हम कहेंगे कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, फिर दोबारा से बैटरी लगाएंगे, फिर वो एक प्लेट से फ्री इलेक्ट्रॉन उठाएगी दूसरी पे रखती जाएगी, ठीक है। तो यानी कैपेसिटर का जो करंट होता है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है बैटरी के करंट के। अब ये बेटा आप देख लो, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी है उस पे चार्ज क्यू है, तो एक्चुअल चार्ज कितना होगा प्लेट्स पे, एक प्लेट पे पॉजिटिव होगा दूसरी प्लेट पे नेगेटिव होगा, तो क्यू माइनस क्यू। और नेट चार्ज कितना होगा, जीरो, क्योंकि क्यू माइनस क्यू प्लस करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। आगे वो कहता है अगर हम डबल कर दें वोल्टेज को, अगर ये वोल्टेज डबल कर दें तो चार्ज भी डबल हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस पे कोई फर्क पड़ेगा, नो, सेम रहेगी, क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। मेरा बेटा कैपेसिटर सीरीज और कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखो ना कैपेसिटर एंड टू एंड कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है एक कैपेसिटर ये है तो दूसरा कैपेसिटर ये है, ये डायरेक्ट वायर के साथ आपस में कनेक्टेड है, दरमियान में और कोई चीज ना है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन है वो सीरीज है। अब ये देखो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो सीरीज के अंदर वोल्टेज डिवाइड हो जाता है बैटरी का, हर कैपेसिटर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वोल्टेज लेता है। ये वी वोल्टेज है तो इसमें V1 V2 V3 वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस इस फार्मूला से निकलेगी सीरीज के अंदर। जो रेजिस्टर का पैरेलल वाला फार्मूला था ना इक्विवेलेंस का, वो कैपेसिटर का सीरीज में बन जाता है। दो कैपेसिटर अगर आपके पास सीरीज में लगे और दोनों की डिफरेंट कैपेसिटी है, तो उस तरह ये शॉर्टकट है, ऊपर दोनों की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई कर दें, नीचे ऐड कर दें।
अगर आपके पास एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, हर एक की कैपेसिटी सी है, तो टोटल इक्विवेलेंस कैसे निकलेगी? एक की कैपेसिटेंस को टोटल तादाद से डिवाइड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 कैपेसिटर हैं, एन आपके पास कितना है? 10। हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है? 20। हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है? 20 फैरेड। तो अगर ये सीरीज में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे? सबकी कैपेसिटी जो कि 20 फैरेड है, 20 को डिवाइड कर दोगे N10 से, तो 20/10 2 आ जाएगी। इस तरह आप लोगों ने करना है। अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों, जैसे अब ये देखो, ये तीन पैरेलल में डायरेक्टली आपस में तीनों कनेक्टेड हैं और बैटरी के साथ, तो तब उनमें वोल्टेज सेम रहेगा क्योंकि बैटरी के क्रॉस डायरेक्टली कनेक्टेड है। चार्ज इनमें डिवाइड हो जाएगा क्योंकि बैटरी को ज्यादा चार्ज को डिफरेंट पाथ्स मिल जाएंगे। और इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस पैरेलल में सिंपल ऐड करने से आएगी। और अगर एन आइडेंटिकल कैपेसिटर हर एक की कैपेसिटेंस सी पैरेलल में लगे हुए हैं तो इक्विवेलेंस हो जाएगी एन सी से। यानी तादाद को एक ही कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। पैरेलल के लिए ये और सीरीज के लिए मैंने बता दिया C/N। अब कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि आपके पास 15 कैपेसिटर्स हैं और हर एक की कैपेसिटेंस 15 नैनो फैराड है। तादाद एन कितनी है? 15। और हर एक की कैपेसिटेंस भी कितनी है? C15। यूं नहीं, आप लोगों ने कैपेसिटी एक सर्किट बनाना है जिसमें टोटल कैपेसिटेंस 150 नैनो फैराड की हो, तो कैसे होगा? मेरा बेटा खुद ही देखो। 150 के लिए अगर मैं 10 कैपेसिटर पैरेलल में लगा दूं, इन 15 में से मैं 10 कैपेसिटर, क्योंकि पैरेलल में सीरीज में इक्विवेलेंस थी C/N अगर सबकी कैपेसिटेंस सेम है, और पैरेलल में थी NC अगर सबकी कैपेसिटेंस C है, तो NC। तो अगर मैं 10 कैपेसिटर पैरेलल में लगाऊं, इस 15 में से मैंने कितने कैपेसिटर ले लिए? 10। एन कितना है? 10। मल्टीप्लाई बाय हर एक की कैपेसिटेंस कितनी है? 15। तो 10 को 15 से मल्टीप्लाई करो, टोटल कितना बन गया? 150 नैनो फैरेड। तो अगर मैंने 150 नैनो फैरेड का सर्किट बनाना है तो मैं 15 में से सिर्फ 10 कैपेसिटर यूज करूंगा, तो उनको पैरेलल में लगा दूंगा, तो टोटल जो सर्किट बनेगा उसकी 150 नैनो फैरेड कैपेसिटी होगी। आप 10 कैपेसिटर सीरीज में लगा के 150 नैनो फैरेड नहीं ले सकते। सीरीज के लिए फार्मूला होता है C/N, तो C 15 है। अगर एन आप 10 लेते हो तो 15/10 1.5 बनेगा सर्किट। 12 कैपेसिटर सीरीज में भी नहीं लगा सकते, तो ये भी 15/12 करेंगे तो नहीं आएगा। 8 कैपेसिटर पैरेलल में भी नहीं लगा सकते, 8 × 15 करेंगे तो वो 150 नहीं बनता। तो 10 कैपेसिटर पैरेलल में लगाएंगे तो 150 नैनो फैरेड का सर्किट बन जाएगा। आई होप मेरा बेटा आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अब इसमें देखो, आपको वो कहता है दो कैपेसिटर्स हैं, हर एक की कैपेसिटेंस उसने बता दी है, सीरीज में लगे हुए हैं, डीसी सोर्स का वोल्टेज भी बता दिया, चार्ज बता रहा है, चार्ज पूछ रहा है। तो कैपेसिटर के चार्ज का फार्मूला होता है CV। मगर यहाँ पे दो कैपेसिटर हैं तो आपको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी। और हैं भी सीरीज में लगे हुए। सीरीज में जब दो डिफरेंट कैपेसिटर लगे हों तो उनकी कैपेसिटेंस का मैंने अभी शॉर्टकट बताया था। ऊपर दोनों की कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड कर दो, तो C1 1 है, C2 2 है। जब यूनिट सेम हो ना दोनों का तो फिर चेंज नहीं करते SI में। ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, तो माइक्रोफैरेड में रहने दें। ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे ऐड करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ये इधर पुट करें, K = CE 2/3 है और वोल्टेज कितना है? 300, मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइक्रो कूलम। आई होप ये क्लियर हो गया है। उसके बाद बेटा याद रखें कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, तो इसमें भी आप लोगों ने मेरा बेटा याद रखना है। ये आपको मैंने बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला, इसको सिंपल इस तरह आप लोग याद रखें। डेल्टा V को V से लिख लिया और सेपरेशन को D से। अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा ओवर ई नॉट होती है, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज स्टोर है। तो सिग्मा की जगह उसकी वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q/A E0 बनेगी। तो बहरहाल जो फाइनल कैपेसिटेंस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है ना, वो A E0/D आता है। यानी जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो एरिया और सेपरेशन के दरमियान उसका ये रिलेशन है। प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन भी होती है ना D, और उनका एरिया भी होता है, और E0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये आप लोगों ने एक फार्मूला कैपेसिटेंस का याद रखना है। ये ऊपर वाली डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बस ये डायरेक्ट याद रखें। ये ए से मुराद सरफेस एरिया है, डी से मुराद सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स है, और ये मीडियम बिटवीन प्लेट्स है E0। कैपेसिटेंस याद रखें थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। पीछे से आप कैपेसिटर को जितना मर्जी थिक करते जाएं, एरिया तो उसका वही रहेगा ना, तो इसलिए कैपेसिटेंस थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। अब जैसे ये देखो, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डबल। डी जो सेपरेशन है वो डबल कर रहा है, और एरिया कितना कर रहा है? हाफ। एरिया को A/2 कर दो, सेपरेशन को डबल कर दो। 2 नीचे 2 से
मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 साइड पे कर लो, तो 1/4 टाइम कैपेसिटेंस कम हो जाएगी अगर आप एरिया को हाफ करोगे और सेपरेशन कैपेसिटर की प्लेट्स में डबल करोगे। इसी तरह अब इसमें बेटा वो कहता है ये, अब याद रखो कैपेसिटर की प्लेट्स में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो ए पॉइंट पे है वही बी पॉइंट पे, फोर्स भी सेम लग रही है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से फोर्स सेम लग रही है, एफ ए और एफ बी सेम होगी। कैपेसिटर की प्लेट्स में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टू थिन इनफाइनाइट मेटल प्लेट्स हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ये बता रही है कि एक अपोजिटली चार्ज पे, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, और अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा ओवर ई नॉट होता है, और सिग्मा क्या होता है, क्यू ओवर ए। सिग्मा की जगह क्यू ओवर ए पुट करेंगे तो फाइनल ये रिलेशन बनेगा, और ये इस ऑप्शन में मौजूद है। बेसिकली उसने अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी थी। मेरे बेटा याद रखना, दो अगर चार्ज की प्लेट्स हैं और उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स हैं और दोनों पे चार्ज सेम है, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो हो जाएगा। फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। दो सिमिलर चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान सिग्मा ओवर ई नॉट, या सिग्मा की वैल्यू पुट करके क्यू ओवर ए ई नॉट, ये याद रखें। ये भी वो कहते हैं इफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ईच ऑफ लेंथ विड्थ एंड थिकनेस गिवन है, इफ लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट्स आर मेड डबल। बेटा अगर लेंथ डबल करेंगे ना तो एरिया डबल हो जाएगा, लेंथ डबल करने से एरिया डबल होगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल। मगर थिकनेस का कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पीछे भी बताया है। तो बस लेंथ डबल होने की वजह से हमारे पास कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डबल। थिकनेस का कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मेरे बेटे याद रखो, एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर के फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। एवरेज एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर में हाफ क्यू वी, और अगर कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं जिसमें वोल्टेज सेम है तो फिर एनर्जी स्टोर का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, और अगर कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं जिसमें चार्ज सेम है तो फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करता है वो क्यू स्क्वायर ओवर टू सी। तो ये रिलेशंस आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है। फिर मेरे बेटे ये भी याद रखो, क्यू और वी के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है ना कैपेसिटर में, तो इसमें ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और उसका जो हम एरिया निकालेंगे, क्यू और वी के दरमियान अगर ग्राफ बना हुआ है तो उसका एरिया अगर निकालेंगे तो ये राइट ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट करेंगे, हाइट क्यू है बेस वी है, तो हाफ क्यू इंटू वी, हाफ क्यू वी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है, तो एरिया अंडर क्यू वी ग्राफ बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर होता है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। कैपेसिटर अपने एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के दरमियान, तो वो ये उसका फार्मूला है। और इसमें अगर आप सी को ए ई नॉट ओवर डी और ई इक्वल टू वी डी होता है तो वी की जगह ई डी, यानी इस वी की जगह ई डी और सी की जगह ये रिलेशन पुट करेंगे तो ये रिलेशन आएगा। तो ये, या आप इसको एनर्जी डेंसिटी अगर निकालते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो कैपेसिटर का जो वॉल्यूम होता है वो एरिया कैपेसिटर का और प्लेट्स की सेपरेशन को मल्टीप्लाई करें तो वो वॉल्यूम आता है। तो अगर आप एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं तो वो एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, इसको आप वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वो ए डी से कट जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला हाफ ई नॉट ई स्क्वायर आएगा, मतलब एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इधर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहां से आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर बेटा जो एनर्जी स्टोर करता है ना वो हाफ सी वी स्क्वायर करता है, तो बैटरी को जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है ना वो मोर देन हाफ सी वी स्क्वायर, तब कैपेसिटर इस तरह से इतनी एनर्जी स्टोर करेगा, क्योंकि अंदर रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस भी हो रहे होते हैं। तो दो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, बैटरी ने मोर देन हाफ सी वी स्क्वायर ही कैपेसिटर को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। आगे फिर रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेस भी हो रहे होते हैं, तो इसलिए अंदर से कैपेसिटर कितनी स्टोर करता है, हाफ सी वी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन भी देख लें, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, ठीक है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, टोटल एनर्जी वो पूछ रहा है, तो एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सी टू फैरेड गिवन है, वोल्टेज भी गिवन है 100 का, तो इसको सॉल्व करें, टू से 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 जाउल, उसने किलो जाउल में लिखा हुआ है तो 10 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 किलो होता है, तो 10 की पावर 3 की जगह किलो लिख दे, 7 जाउल भी है तो 10 किलो जाउल। ठीक है, तो ये आंसर है, रेजिस्टेंस उसने वैसे ही दी हुई थी। आगे वो कहते हैं कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस सी है, चार्ज क्यू है, एनर्जी स्टोर उसमें डब्ल्यू है। अगर चार्ज डबल कर दिया जाए तो एनर्जी कितनी होगी। चार्ज और एनर्जी स्टोर का कैपेसिटर में ये रिलेशन है, मतलब एनर्जी स्टोर चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर चार्ज डबल करोगे तो एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। ये जो एनर्जी स्टोर के मैंने 3 फार्मूलाज बताए थे ना उनको आप लोगों ने देख लेना, तो उससे ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। लो जी, लास्ट टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का मेरा बेटा। जो कैपेसिटर, आप फर्ज करो कि ये कैपेसिटर है और ये उसके साथ कैपेसिटर है,
ये एक कैपेसिटर है और ये उसके साथ एक रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास आर सी सीरीज सर्किट है, ठीक है। रेजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। अब इसके साथ एक बैटरी भी है, बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने लग जाती है, तो जो कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होती है बेटा, उसका ये रिलेशन है, ये फार्मूला आपके सिलेबस में नहीं, इसको याद रखें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जब टी जीरो होगा तो चार्ज भी जीरो होगा, टी की जगह जीरो पुट करो, ई की पावर जीरो, वन, वन माइनस वन जीरो, यानी जब आपने स्टार्ट ही नहीं किया तो कैपेसिटर पे बैटरी ने कोई चार्ज स्टोर नहीं किया। अब आप इन्फिनिटी टाइम के लिए कैपेसिटर को बैटरी लगा के छोड़ देते हैं कैपेसिटर के साथ कि उसकी चार्जिंग होती रहे, इन्फिनिटी टाइम देते हैं। तो इसी रिलेशन में टी की जगह इन्फिनिटी पुट करें, तो ये ई की पावर माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी, आर सी से इन्फिनिटी को डिवाइड करें, इन्फिनिटी रह गए, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, वन ओवर इन्फिनिटी, वन को जब इन्फिनिटी इतने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा, तो वन ओवर इन्फिनिटी जीरो, वन माइनस जीरो वन, तो टोटल चार्ज को, पूरा चार्ज अपने अंदर स्टोर करने के लिए इन्फिनिटी टाइम चाहिए। एक तो ये पॉइंट याद रखें, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चार्ज के साथ, कैपेसिटर के साथ एक बैटरी, यानी कि कैपेसिटर को फुली चार्ज होने के लिए इन्फिनिटी टाइम चाहिए, अब आप क्या काम करते हो, आपको पता है मेरी रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू और कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है, आर सी की आप प्रोडक्ट निकालते हो, रेजिस्टेंस और कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते हो, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो जितनी वैल्यू आएगी ना उतने टाइम के लिए अब आप कैपेसिटर को चार्ज होने दें, ठीक है। आर सी बेसिकली टाइम कांस्टेंट हो, तो उतने टाइम के लिए अब उसको चार्ज होने दें। तो अब हम देखते हैं, टी की जगह आर सी लिखें, इस टी की जगह आर सी लिखें, आर सी से कट गया, ई की पावर माइनस वन, तो ये वन ओवर ई हो जाएगा, ई की वैल्यू पुट करेंगे, वन से डिवाइड करेंगे, तो फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा। यानी अगर जितनी रेजिस्टेंस है और जितने कैपेसिटर की कैपेसिटी है, उनकी जो प्रोडक्ट है, उतने टाइम के लिए अगर आपको कैपेसिटर को चार्ज होने देते हैं ना बैटरी उसके साथ लगा के, तो वो टोटल चार्ज का 63% चार्ज स्टोर कर लेगा। इसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, कि एक कैपेसिटर टोटल चार्ज का 63% चार्ज होने में जितना टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटी, कैपेसिटर की कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर स्मॉल आर सी वैल्यू होगी, जैसे आपके सामने अब ये दो ग्राफ हैं, एक ऊपर को जा रहा है और एक नीचे को जा रहा है, अब मैं अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, इसका आर सी इधर ही आ गया है, इसने मतलब अपने इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% इतने टाइम में कर लिया है स्टोर। अब ये दूसरा जो ग्राफ है, इसका आर सी, इसने इक्विलिब्रियम चार्ज का 63% स्टोर करने में इतना टाइम लिया है, इसने मतलब ज्यादा टाइम लिया है, ठीक है। तो जिसका स्मॉल आर सी होगा ना, ऊपर वाली कर्व का स्मॉल आर सी, इसने थोड़े टाइम में 63% चार्ज का स्टोर कर लिया, टोटल चार्ज का 63% इसने थोड़े टाइम में स्टोर किया, नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम है। जबकि ये जो दूसरी कर्व आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, इसने 63%, ये चार्ज का 63% स्टोर करने में नीचे ज्यादा टाइम लिया है, ठीक है। अगर तो आर सी की प्रोडक्ट मेरा बेटा स्मॉल है, तो इसका मतलब है हमारी चार्जिंग जो है वो फास्ट होगी। फास्ट या स्लो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। स्मॉल वैल्यू अगर टाइम कांस्टेंट की होगी, टाइम कांस्टेंट जब मैं कहूं तो आपके जेहन में आर सी आए, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की प्रोडक्ट, तो वो चार्ज जल्दी हो जाएगा कैपेसिटर और डिस्चार्ज भी जल्दी हो जाएगा। और अगर आर सी, आप कोई ऐसा कैपेसिटर लेकर आ रहे हैं जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस भी साथ ज्यादा लगी हुई है, तो वो आर सी ज्यादा है, तो उसको चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा और डिस्चार्ज होने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आर सी स्मॉल है, टाइम कांस्टेंट स्मॉल है, तो वो जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह मेरे बेटा याद रखो, चार्जिंग में जब करंट मैक्सिमम होता है तो कैपेसिटर पे चार्ज भी नहीं होता और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं होता। स्टार्ट में जब आप कैपेसिटर लेकर आते हैं ना, आप उसके साथ एक बैटरी लगा देते हैं, ये मैंने एक बैटरी लगा दी। अब मेरा बेटा स्टार्ट में इस पे चार्ज भी जीरो है, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं कि वो जीरो, और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज भी क्या है, जीरो है। अब बैटरी शुरू हो जाएगी, करंट मैक्सिमम गुजरेगा, बैटरी क्या काम करेगी, वो एक प्लेट में से फ्री इलेक्ट्रॉन्स उठाएगी, दूसरी प्लेट पे डिपॉजिट करने लग जाएगी, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आता जाएगा। मतलब अब आपने यहां से क्या सीखा, जब कैपेसिटर की प्लेट में पोटेंशियल भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, करंट मैक्सिमम बैटरी गुजारेगी। और जैसे ही जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वी सोर्स के इक्वल हो जाएगा, तब चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो चुका होगा और करंट मिनिमम हो जाएगा। यानी जब वी मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा कैपेसिटर के केस में, ये चीज भी याद रखें। डिस्चार्जिंग का क्या सीन है, इसकी इक्वेशन ये होती है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी।
अब अगर आप टी देते हैं आर सी की इक्वल और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने देते हैं, तो ये 37% कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में जितना टाइम लेता है वो टाइम कांस्टेंट है आर सी, या 63% चार्ज होने में जितना टाइम लेता है वो टाइम कांस्टेंट है आर सी, जिस एंगल से मर्जी आप डिफाइन कर लें, ठीक है। उसी तरह अब ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग के ग्राफ भी आपके पास हैं। स्मॉल आर सी होगी, इसका मतलब कैपेसिटर जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। लार्ज आर सी होगी, इसका कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। अब बेटा देखो, कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है एक्सपोनेंशियली, क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग की इक्वेशन एक्सपोनेंशियली है। उसके बाद मेरा बेटा एक कैपेसिटर परफेक्ट इंसुलेटर होता है डायरेक्ट करंट का। डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से नहीं गुजर सकता, ये अल्टरनेटिंग करंट में मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। करंट थ्रू द आर सी सीरीज सर्किट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स, अभी मैंने बताया था जब कैपेसिटर की प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो बैटरी मैक्सिमम करंट पास करेगी, एक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन उठा उठा के दूसरी पे डिपॉजिट करेगी, तो करंट हाई होगा, ठीक है। ये बाकी बेटा कुछ है हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन बेस, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। तो ये हमारा सारा चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक। डियर स्टूडेंट, जितना मैंने आपको ये डिटेल में अब एक्सप्लेन कर दिया है ना, इसके बाद अब कुछ भी नहीं बचा। ये कोई साइडेड इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने देख लेना है। लाजमी तौर पर ये लेक्चर्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने कॉलेजेस के ग्रुप्स में भी शेयर किया करें। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं इतना आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोगों की भी अब जिम्मेदारी है कि इसको आगे दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।